बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और एक और हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती और बहुत ही पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिविटी पैदा करती है वो है स्पोर्ट्स। अब मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि बच्चों को स्पेशली स्पोर्ट्स की तरफ हमें बहुत ज़्यादा पुश करना चाहिए। म्यूज़िक और स्पोर्ट्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की मेंटल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। स्पोर्ट्स अलबत्ता सिर्फ मेंटल ग्रोथ नहीं, फ़िज़िकल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, बच्चे चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक्टर बने, होस्ट बने, किसी भी फील्ड की तरफ उनका रुझान हो, स्पोर्ट्स जो है उनके अंदर बहुत सी पॉजिटिव स्किल्स जो है उनको क्रिएट करता है। सबसे पहली बात तो ये कि स्पोर्ट्स खेलने से जहनी नशोनुमा, फ़िज़िकल नशोनुमा, बच्चे के अंदर टीम वर्क का एक एलिमेंट बिल्ड होता है। फिर कंपेटिटिवनेस भी एक इंसान के अंदर पैदा होती है। उसके साथ साथ जो फिज़िकल एक्टिविटी से आपके हेल्थ को बेनिफिट्स होते हैं उनको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आजकल तो जब आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपके स्पोर्ट्स को भी या आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखा जाता है, बल्कि बहुत से लोगों का तो स्पोर्ट्स के बेस पे ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला होता है। बाहर के ममालिक में भी अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं और अपनी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। अच्छा, अगर मेल या फीमेल की बात करें या ट्रांसजेंडर की बात करें, किसी भी आप जेंडर की बात करें, स्पोर्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज तो अपनी जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान स्किल सीखता है, इंसान डिसिप्लिन सीखता है। उसके साथ साथ जो टीम वर्क की मैंने बात की कि मतलब लोगों के साथ किस तरह आपने वर्क करना है, चाहे आप वन ऑन वन स्पोर्ट भी खेल रहे हों, उससे फिर भी आपके अंदर एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप पैदा होती है। अब अगर हम बात करें वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, तो ये तो लोग पसंद करते ही हैं। ग्रेट फेवरेट्स हर किसी के, एटलीस्ट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट है, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, फिर टेनिस, कराटे, जिम्नास्टिक्स और मतलब मार्शल आर्ट्स भी लोग सीखते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं तो यूनिक होते हैं और आज मैंने एक लिस्ट जो है आपके साथ शेयर करनी है। एक तो है यूनिक सी स्पोर्ट जिसका नाम है साइकिल बॉल, जिसमें बेसिकली साइकिल पे बैठ के आप बॉल को हिट करते हैं। ये देखें, ये साइकिल बॉल की तस्वीर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर एक और स्पोर्ट जो बड़े शौक से लोग खेलते हैं वो है अंडर वाटर हॉकी। जी हाँ, हॉकी, लेकिन पानी के नीचे, इसको हम अंडर वाटर हॉकी कहते हैं। अच्छा, वाटर पोलो भी बड़ी कॉमनली खेली जाती है। ये खैर एक फिर भी इतनी यूनिक स्पोर्ट नहीं है, इसके बारे में लोग जानते भी हैं, इसको डिस्कस भी करते हैं। सो वाटर पोलो भी खेली जाती है। उसके साथ साथ एक यूनिसाइकिल हॉकी या यूनिसाइकिल पोलो भी खेली जाती है, यानी कि ये सिंगल पहिए वाली साइकिल के ऊपर जो है हॉकी खेली जाती है। अच्छा, ऑस्ट्रिच रेसिंग भी एक बड़ी एक कॉमन तो नहीं, एक अनकॉमन स्पोर्ट है, लेकिन ऑस्ट्रिच के ऊपर भी इस तरह करके लोग बैठ के जो है वो खेलते हैं। अच्छा, ये रेसिंग होती है और ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठ के सवार होके जिस तरह घोड़े के ऊपर करते हैं। अच्छा, ये एक और तस्वीर आपके साथ मैं भी शेयर करती हूँ जिसको हम ज़ॉर्बिंग भी कहते हैं। ज़ॉर्बिंग जो है एक यूनिक गेम है, इसमें आप एक ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर होते हैं और आप खुद को रोल करते हैं। इसके अंदर आप भाग भी सकते हैं, फिजिकली भी अपने आप को रोल कर सकते हैं और बेसिकली आपने डाउन हिल जाना होता है, नीचे की तरफ जाना होता है। अच्छा, टो रेसलिंग, यानी कि पाँव की जो उंगलियां हैं, जो आपकी बड़ी उंगली होती है, जो टो होती है, टो रेसलिंग भी एक स्पोर्ट है। ये देखें जी, टो रेसलिंग हो रही है और इसको बड़े शौक से लोग खेलते हैं। अच्छा, हमारी शेफ़ मुझे बड़ी फ़नी लुक्स दे रही हैं, लेकिन उनकी तरफ अभी हम बढ़ेंगे। स्पोर्ट हॉकिंग, ये भी एक बड़ी यूनिक स्पोर्ट है। इसमें स्टूल को यूज़ किया जाता है और आप इसको मतलब आप देख ही रहे हैं कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट लुकिंग स्पोर्ट। सो द पॉइंट इज़ वो भी है। उसके अलावा हॉर्समैनशिप, वेरियस डिफरेंट की स्पोर्ट्स जो हैं, ये देखें ना, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ स्पोर्ट हॉकिंग जो स्टूल के साथ खेली जाती है। अच्छा, फिर हॉर्समैनशिप, देखिए घोड़े के ऊपर तो वेरियस डिफरेंट स्पोर्ट्स खेली जाती है, हॉर्स रेसिंग भी होती है, पोलो भी खेली जाती है, वेरियस डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ऑन अ हॉर्स की जाती हैं। सो हॉर्सेस और घोड़ों के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है लोगों का खेलने का। और आज हम हॉर्समैनशिप पे बात करेंगे। देखिए, घोड़ों पे राइड करना इन इट सेल्फ एक बड़ा यूनिक टैलेंट है। अब हॉर्स राइडिंग के साथ साथ
जब वेरियस स्पोर्ट्स खेली जाती है, लोग ट्रैकिंग भी जाते हैं, लोग एडवेंचर पे भी जाते हैं, जैसे कि लोग बाइकिंग करते हैं या गाड़ियों के ऊपर पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं, उस तरह से घोड़ों के ऊपर भी जो है स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। और पहले ज़माने में तो आपको पता है कि घोड़ों के ऊपर ही जंगें लड़ी जाती थी। आज हम हॉर्समैनशिप पे बात करेंगे और एक बड़ी ही यूनिक हॉर्समैनशिप की एक ग्रुप हमारे साथ है, उनसे हम उनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, लेकिन डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की। देखिए, डायबिटीज़ जिसको हम शुगर भी कहते हैं, हर दूसरे घर की प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट हर घर में कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जो या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। अब जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में लोगों के पास आगाही भी नहीं होती। वो अपनी शुगर या डायबिटीज़ के ऊपर ही फोकस दे रहे होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर करते हैं और कभी कभी इतना इग्नोर कर जाते हैं कि फिर बहुत कोई सीरियस बीमारी में वो मुब्तला हो जाते हैं, जो शायद डायबिटीज़ ना हो लेकिन डायबिटीज़ से कनेक्टेड कोई चीज़ होती है। तो आज हम इससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने हमसे रब्ता करना है, कोई सवाल पूछना है, तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ सवाल की हद तक नहीं, बल्कि अगर आपने कोई फीलिंग शेयर करनी है, कोई सेंटिमेंट शेयर करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अगर आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है या आप कोई यूनिक स्पोर्ट खेलते हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमें DM भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे। हमारे साथ शेफ़ कोमल मलिक हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज मुझे बहुत सी ब्राउन ब्रेड या ब्रैन ब्रेड नज़र आ रही है। जी, आज हम सैंडविच बना रहे हैं, क्लब सैंडविच, और मैं इस तरह का बना रही हूँ कि घर पे कोई बीमार हो जाए या अगर आप डाइट पे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो अगर आप चाहें कि लाइट सी हो, तो उसके लिए मैं आज क्लब सैंडविच की लाइट सी रेसिपी बताऊँगी। क्लब सैंडविच बना रहे हैं, बट इन ब्रैन ब्रेड। सो जो लोग थोड़े से कॉन्शियस हैं या थोड़ा सा हेल्दियर साइड पे जाना चाहते हैं, अक्सर ऑफ कोर्स कहा जाता है कि ब्रेड छोड़ दें, लेकिन अगर ब्रेड खानी ही है तो हाई फाइबर वाली ब्रेड, जिसको हम ब्रैन ब्रेड भी कहते हैं, आप खा सकते हैं। तो रेसिपी इसकी रेसिपी के लिए आपको चाहिए चिकन उबला हुआ आधा किलो, अंडे 6 अदद, नमक 1 बैग, 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, मक्खन 50 ग्राम, मायोनीज 4 से 5 खाने के चम्मच, ब्राउन ब्रेड 10 से 12 स्लाइस, खीरे 2 अदद, टमाटर 2 अदद, सलाद के पत्ते 8 से 10 अदद। इसमें आप ये है कि ब्राउन ब्रेड ले लें, आप अंडों को सिंपल बॉईल कर लें, चिकन को भी बॉईल कर लें, आप चिकन को भी मैश कर लें और अंडों को भी मैश कर लें, और उसके बाद इसमें नमक और काली मिर्च डाल लें, मायोनीज़ और थोड़ा सा आप मक्खन डाल लें। मक्खन से इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। और अगर आप हेल्थियर साइड पे जाते हैं तो आप बेशक ये दोनों चीज़ें स्किप कर दें, खाली नमक और काली मिर्च के साथ इसको लगा लें। और इसके बाद आपके पास चॉइस है, अगर आप बॉयल्ड एग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फ्राइड हाफ फ्राई जो एग होता है उसकी जर्दी थोड़ी सी तोड़ के हाफ फ्राई एग भी अंदर डाल सकते हैं। और उसके साथ आप उसका ये जो मायोनीज़ के साथ और मक्खन के साथ एक मिक्सचर बना लें। फर्स्ट लेयरिंग में आप ये कर लें, सेकंड में अपने सैलड यूज़ कर लें, और अगर आपने थर्ड लेयरिंग में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खाना चाह रहे हैं या कुछ लोग बहुत प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो अंडा एक और ऐड कर लें फ्राई में और उसकी कटिंग कर लें और सर्व कर लें। मैं इसको साथ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करूँगी ताकि बच्चे वगैरह भी खा सकें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो हम सैंडविचेस की बात कर रहे हैं, से व्यूअर्स, मुझे क्योंकि गर्मियाँ हैं, समर हॉलीडेज़ हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर सोचते हैं कि यार दिन में 10-10 दफ़ा खाने को मांगते हैं। ऑब्वियसली बच्चे बोर होते हैं तो कहते हैं खाने के लिए कुछ दे दें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो जिस तरह हम यूनिक स्पोर्ट्स की बात करें, अगर आपके बच्चे टिपिकल स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते तो किसी डिफरेंट स्पोर्ट की तरफ उनको जो है आप डाइवर्ट कर सकते हैं या उस तरफ उनका रुझान कर सकते हैं। मुझे जिस चीज़ का कंसर्न होता है वो ये है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं, खाने पीने में भी वो बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, कॉन्स्टेंटली फास्ट फूड। बच्चे अगर सैंडविचेस मांग रहे हैं, बाहर से क्लब सैंडविच मंगाने के बजाय आप घर पे भी बना सकते हैं। इसी तरह जैसे कि कोमल ने बताया, बॉइल्ड चिकन एंड बॉइल्ड एग्स को आपने साथ में मैश कर लिया, नमक और उसके अंदर मेयोनीज़ आपने थोड़ी सी डाल ली, मेयोनीज़ और मक्खन आपने उसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया, एक लेयर आपने वो डाल दिया, साथ में आपने खीरे लगा दिए, बेशक चीज़ की स्लाइस लगा दें। फिर भी जो आप बाहर से ख़रीदा हुआ बर्गर लेंगे या कोई अनहेल्दी चीज़ लेंगे, उससे तो हज़ार गुना बेहतर है। फ़्राइज़ भी अगर बच्चों को, आजकल तो मैं देखती हूँ कि फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट से फ़्राइज़ मंगा रहे होते हैं, घर पे आप बड़ी आसानी से फ़्राइज़ बना सकते हैं फ्रेश आलूओं के। फ़्राइज़ भी जो हैं अब हम पैकेट्स के मंगाना शुरू हो गए हैं, जिसकी मुझे बिल्कुल भी व्यूअर्स समझ नहीं आती, क्योंकि देखिए ये तो वो चीज़ें थी कि घर पे आसानी से अवेलेबल होती हैं। और हेल्थियर ऑप्शंस की तरफ अगर हम जाएंगे, जैसे कि अगर आपने बच्चों को सैंडविचेस और फ्राइज़ ही देने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक टाइम आपने फ्राइज़ स्नैक के तौर पे दे दिए, दूसरे टाइम आपने उनको सैंडविचेस बना के दे दिए। और ब्रैन ब्रेड में बनाएंगे तो उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन भी होगा। और
सच्ची बात है, बच्चे सच नोटिस नहीं करते। और अगर ब्रांड ब्रेड का डायरेक्टली बच्चों को टेस्ट नहीं पसंद तो थोड़ा सा आप सैंडविचेस को ग्रिल कर सकते हैं या सैंडविच मेकर में बना सकते हैं, बच्चों को फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। बट इट विल स्टिल बी अ हेल्दियर ऑप्शन दैन गिविंग देम बाहर के बर्गर्स एंड फ्राइड चीज़ें। देखिए ना, बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड चिकन है, आपने उसमें खीरे डाल लिए, टमाटर नहीं बच्चे खाते, अगर खाते हैं तो वो भी डाल दिया, आइसबर्ग आपने डाल दी, चीज़ की स्लाइस डाल दी, सारी हेल्दी चीज़ें आप इसके अंदर डाल रहे हैं। और थोड़ा सा आप मेयोनीज़ और वो डाल दें इसके अंदर बटर। अगर मेयोनीज़ और बटर आपने नहीं भी डालना तो अगर आप अंडे को हाफ़ बॉईल करते हैं या हाफ़ फ्राई जैसे कि कहा हमारी शेफ़ ने, तो उससे फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं फ़ील होता। आपने चीज़ की अगर स्लाइस डाली, थोड़ा सा उसको टोस्ट कर दे तो चीज़ मेल्ट होती है, तो अगेन वो ड्राईनेस वाला एलिमेंट कम हो जाता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि इन हॉलीडेज़ में कोशिश करें कि बच्चों को हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दें। अगर तंग आ गए हैं सालन वगैरह ये वो खा खू के, तो शाम को अक्सर गर्मियों में आपको पता है दिल नहीं चाहता है हैवी चीज़ें खाने को, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है फॉर डिनर एज वेल। सो ऑल आई एम सेइंग इज़ कि हेल्दी ऑप्शंस एंड स्नैक्स के तौर पे बच्चों को स्नैक्स के तौर पे हमें लगता है कि जब तक हम चिप्स नहीं देंगे, एज इन वो पैकेट के चिप्स नहीं देंगे, बिस्किट नहीं देंगे या कोई इस तरह की पैकेट चीज़ नहीं देंगे तो उनको स्नैक नहीं मिलेगा। आई डोंट अग्री विद दैट। अगर आप बच्चों को खीरे और गाजरों की स्टिक्स काट के दे देते हैं, छोटी सी उनको साथ में डिप दे देते हैं, कोई बना के मेयोनीज़ और थोड़ी सी उसके साथ केचप के साथ थाउजेंड आइलैंड टाइप एक ड्रेसिंग बन जाती है, वो डिप करके खाएं, इट्स ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी नाइस स्नैक बच्चों के लिए। उनको फल दें, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो दें। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हम बच्चों को जो है ना वो बाहर से कुछ चीज़ मंगा दो, अच्छा पिज़्ज़ा बना दो, अच्छा घर पे, अच्छा जिन चीज़ों को हम घर पे भी बनाना पसंद करते हैं वो भी डब्बे के जो होते हैं वो नगेट्स होते हैं या कोई चिकन टेंडर्स या कोई इस तरह की चीज़ बना लेते हैं। देखिए, जितनी चीज़ आप घर पे खुद सेलेक्ट करके खुद बना के करेंगे उसके ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ एटलीस्ट आपको पता तो है ना कि आपने उसके अंदर क्या डाला है। नगेट्स भी घर पे बनाना कौन सी मुश्किल चीज़ है। आपने चिकन के पीसेस लिए, उसको आपने उसमें सारे जो उसमें आपने जो भी आपको फ्लेवरिंग पसंद है, थोड़ा सा मस्टर्ड, नमक, काली मिर्च डाल के आपने उसको ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अब अगर आपने उसको थोड़ा सा बाइंड करना है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा एग भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मैदा डाल दें और फिर उसकी नगेट्स की शेप बना लें और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब वो थोड़ी सी अपनी शेप पकड़ लेता है तो आप उसको थोड़ा सा मैदे के अंदर डिप करें, फिर उसको एग के अंदर डिप करें, फिर उसको उसके अंदर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करें। होममेड आपके नगेट्स बन गए। एटलीस्ट आपको पता तो है कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं और उसके अंदर केमिकल्स वगैरह नहीं हैं एंड इट्स होममेड। हर चीज़ घर पे बनाई जा सकती है अगर हम उसको बनाना चाहें तो जहाँ पे स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, अच्छी खुराक भी बच्चों के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है और बड़ों के लिए भी, क्योंकि डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियाँ जो हैं ये खाने से ही रिलेटेड होती हैं। और डायबिटीज़ जब हो जाती है, खुदा न खास्ता किसी को हो, तो फिर सबसे ज़्यादा एहतियात आपको खाने में ही करनी होती है। सो बी केयरफुल एंड ईट हेल्दी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आपसे कमिट किया था, अब हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद सिराज ने। आप जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हैं। हम अक्सर व्यूअर्स बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। इंसान अक्सर डायबिटीज़ की वजह से इस दुनिया से रुखसत नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो जाता है। सिर्फ अपनी शुगर का बैलेंस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत सी और चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये हर तबके के हर बैकग्राउंड का बंदा करता है। मैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ जिनको पता होता है कि अगर अपने पैरों का ख्याल ना रखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, और फिर बात पहुँच जाती है टो कटने पे, फिर पैर कटने के ऊपर, और अगर गैंग्रीन हो जाए तो पूरी पूरी टांग। और बाय द वे बहुत फेमस लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ की वजह से जो है कॉम्प्लिकेशंस हुई और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डायबिटीज़ है क्या?
देखिए, डायबिटीज़ में है कि बुनियादी तौर पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो जो एक स्पेसिफिक रेंज है उससे ज़्यादा बढ़ जाएँ। उसके दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है। टाइप 1 जो होती है वो बचपन से ही होती है, वो अच्छा, जो बच्चे पैदा ही डायबिटीज़ के साथ होते हैं और उन्हें अर्ली मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, अर्ली साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। जो टाइप 2 है वो विद द एज आ जाती है, पर दोनों के जो असरात हैं बॉडी के ऊपर वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और जिस तरह आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि डायबिटीज़ तो एक प्राइमरीली बीमारी है। अब जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यू सी हर बंदा सिर्फ ना अपनी जी, शुगर चेक करता जी, रहता है, दिन में 4 दफा 6 दफा शुगर ही चेक हो रही है बस। एग्जैक्टली वो डायबिटीज़ के ऊपर तो हमारा बहुत फोकस होता है जी, आप शुगर चेक कर लें, शुगर कंट्रोल कर लें, पर अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ के से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो बीमारियां हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमा दिया है कि जिसमें डायबिटिक फुट है एक मेजर बीमारी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज की से कौन कौन से जिस्म के हिस्से मुतासिर होते देखिए, हैं? डायबिटीज़ फिर हम से एक एक हिस्से की हाँ बात जी, करें। डायबिटीज़ से अगर कहा जाए कि जिस्म का हर हिस्सा मुतासर होता है तो ये गलत नहीं होगा, पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिल चीज़ें भी? दिल में दिमाग भी? बिल्कुल, दिमाग में स्ट्रोक के चांसेस होते हैं जिसे हम फॉलिज कहते हैं, वो डायबिटिक्स में नॉन डायबिटिक की निस्बत ज़्यादा है। इस तरह दिल में जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है कि अक्सर आपने सुना होगा जी कि पेशेंट को पता ही नहीं चला, वो रात सोए हुए थे, सुबह उठ ही नहीं सके, तो इसको हम साइलेंट एमआई कहते हैं। जो साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं वो डायबिटिक्स में ज़्यादा होते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डायबिटिक्स में न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी ये है कि डायबिटिक्स फील ही नहीं करते पेन को, उनकी पेन की सेंसेशन को परसीव करने की सलाहियतें कम हो जाती हैं, क्यों? उन्हें दिल में तक, ये इसमें न्यूरोपैथी होती है। जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, अच्छा, इसीलिए अगर चोटें- इसीलिए उन्हें वो दर्द फील ही नहीं होगी कि उनके दिल में दर्द हुई है। दर्द उन्हें हो रही होगी पर उनका सिस्टम ऐसा है डायबिटिक्स का कि उन्हें महसूस ही नहीं होगा दर्द होगी, और वो इसी तरह बता ही नहीं सकेंगे, उनका हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो इसी तरह डायबिटीज़ जो है वो हेड टू टो हर हिस्से को मुतासिर करती है। हमें वो मुतासिर हिस्से नज़र आते हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, जैसे आंखें हैं, आंखों से बिनाई चली गई है, डॉक्टर के पास जाते हैं जी आंखें मेरी पहले वीक हुई हैं, आई साइड वीक हुई है, अब नज़र आना बंद हो गया है। डॉक्टर पूछते हैं अच्छा ये तो डायबिटीज़ की वजह से थी, पर ओवरलुक कर दिया गया। अच्छा, इसमें ये अमर भी है कि कई लोगों को अपनी बीमारियों का पता ही तब चलता है उन्हें डायबिटीज़ का जब उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो। जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जी डॉक्टर साहब ये ज़ख्म बन रहे हैं मेरे जिस्म पे पिछले 2 महीने से, यंग लड़के यंग लड़कियाँ 18 साल 20 साल, रैंडमली बनते हैं, फिर मेडिसिन लेता हूँ ठीक हो जाते हैं। तो हम उनका डायबिटीज़ का स्टेटस करवाते हैं तो वो हाई लेवल्स पे पहुंचा होता है। तो डायबिटीज़ के बारे में ये कहना कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है और इससे ही बीमारियां निकलती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और जो रीसेंट सर्वेज़ हैं पाकिस्तान के वो इंतहाई अलार्मिंग हैं, और उसमें से पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है। मैं जानना चाहती हूँ उसका रीज़न क्या है डॉक्टर साहब? देखो, 2 वजूहात है। एक तो जो क्योंकि जब रिसर्च करते हैं और आपको इस तरह के फिगर्स मिलते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि वाई। अच्छा, अब So उसमें why? उसमें 2 देखें, जो अब पेरेंट्स हैं जिन दोनों डायबिटिक हैं, अब उनकी जो औलाद होगी उसमें डायबिटीज़ होने के जेनेटिकली चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो आबादी बढ़ी और जो डायबिटीज़ बढ़ी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं उनके अंदर डायबिटीज़ है। दूसरा, जिस तरह के हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी फूड इंटेक्स की हैबिट्स हैं, अनहेल्दी फूड खाना, जंक फूड खाना, प्रॉपर हाइजीनिक फूड ना लेना, और ये कोई बड़ी उम्र में शुरू नहीं होता। आप अगर गौर करें तो हमारे स्कूल्स में छोटी उम्र में बच्चों में, छोटे बच्चों में शुरू से ही इस चीज़ की आदत डलना शुरू हो गई है, जो आज से 20-25 साल पहले नहीं थी। तब माएँ बच्चों को सब्जियां भी दे लेती थी, फ्रूट्स भी मिल जाते थे। अब ये है कि ये कुक्ड फूड आ गए हैं, ये बाज़ार से मतलब कि मिल गया, आइसक्रीम्स हो गई, मीठा शुरू हो गया, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ की टेंडेंसी बढ़ी है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, एक जो जेनेटिकली बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जो जनरेशन बढ़ी, और अगर एक कपल में डायबिटीज़ है तो उसमें बाय एनी मींस उनके बच्चों को डायबिटीज़ होनी है, अनटिल के अनलेस वो बहुत उसको एग्रेसिवली टेक केयर करें। तीसरा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस का भी है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी है। और जिस तरह आप देख ही रही हैं कि आज के माशरे में, पाकिस्तान में तो स्ट्रेस ही बहुत है, और स्ट्रेस हर लेवल पे है। वर्क स्ट्रेस है, होम स्ट्रेस है, बाहर आप जनरली देखें मुल्क का एक अलग स्ट्रेस लेवल चल रहा है, तो वो भी ये सारी चीज़ें प्रोन करती हैं फॉर डायबिटीज़। ओके, अब मैं
एक एक हिस्से की बात जी, करना चाहूँगी। आपने दिल की तरफ इशारा जी, किया, तो डॉक्टर साहब दिल की फिर ऊपर किस तरह हम नज़र रखें? एक डायबिटिक पेशेंट है, आपने कहा साइलेंट हार्ट अटैक, तो जो चीज़ साइलेंट है उसका हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, उसका पता हमने इस तरह करना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, पहले तो देखें इसमें डायबिटीज़ को आउट रूल करना है किसी भी इंसान ने, और उसका ये है कि सीरियली चेकअप्स करें। जैसे वेस्ट में होता है, उनका जो सर्विलेंस प्रोग्राम है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बीमारी से पहले ही बीमारी को पिक कर लेते हैं। उनकी मॉनिटरिंग्स चल रही होती हैं, उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स चल रही होती हैं। किसी भी इंसान को चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ प्रिवेल कर रही है, उनको तो ज़रूर चाहिए कि अपना 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली चेकअप कराएं फॉर डायबिटीज़। ठीक है। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो 6 महीने पहले करवाया था, तब तो बिल्कुल ठीक था, तो आज होगी। तो ये किसी टाइम पे भी हो सकती है, इसकी कोई फिक्स्ड नहीं, डेट बट या लोग कहते एज हैं, नहीं है। लेकिन लोग तो कहते थे कि जब हम छोटे होते थे कि डायबिटीज़ जो है ना वो 50-60 साल की उम्र के बाद होती है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये चेंज हो गया। मैंने आपको बताया ना कि ये जो फैक्टर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, फिर डाइटरी क्योंकि ये होता था मॉडिफिकेशंस ना हो कि गए अगर हैं। आपको बचपन में डायबिटीज़ होनी है तो टाइप 1 आपको होती है, जी। टाइप 2 जो है वो आपको 50-60 साल की अब उम्र के टाइप बाद। 2 की भी जो एज है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन टाइप 2 जो है मैंने बड़ी यंग टीनेजर्स में देखी है। बच्चों में कई दफ़ा नई मैनिफेस्टेशंस हो रही होती हैं, यंग बच्चियां होती हैं, उनको तो कोई पता कैसे चलेगा फिर? देखें उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स ये हैं कि अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, डिस्पाइट खाने के उसका वेट नहीं बढ़ा। अक्सर आप देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आते हैं कि जी डॉक्टर साहब इसे खाना पीना नहीं लग रहा, ये तो रात को 6-6 दफ़ा यूरिन के लिए उठ जाता है। फिर कई दफ़ा होता है कि उनका शुगर लेवल इतना हो जाता है कि रिपीटेड अटैक्स हो जाते हैं सिनकपी के, यानी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। स्कूल में खेलते हुए जी टीचर ने कंप्लेंट कर दी जी कि बच्चा जी आपका आज बेहोश हो गया था। तो बहुत ज़रूरी है कि उनका डायबिटिक वर्कअप करवाएं। और हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनको पेट में दर्द होती है, और वो पेट के दर्द के साथ बच्चे आते हैं और उनकी पेट की दर्द सेटल नहीं हो रही होती है। इतनी दर्द हुई है जी कि बच्ची बेहोश हो गई, बच्चा बेहोश हो गया। अब उसे रूटीन का पेट का देखता हूँ, जब उसकी डायबिटीज़ का कराते हैं तो उसका शुगर लेवल 500 गया हुआ है, 550 गया हुआ या है, अल्लाह। और वो पेरेंट्स के लिए भी एकदम अलार्मिंग होता है। तो इसलिए मैं जो चीज़ पे फोकस करता हूँ कि सिम्टम्स पे नज़र रखें, अपना डायबिटिक वर्कअप करवाते रहें, सीरियली चेक करते रहें। ये नहीं कि मुझे साल पहले नहीं थी तो आज नहीं होगी। और जिस तरह आपने कहा कि इसकी एज का, तो एज भी इस पे अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि एक आ जाए कि जी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 50 साल के बाद होगी, 60 साल के बाद होगी, 70, अच्छा कई लोगों को 70 में भी होती है। रिवर्सिबल होती है टाइप 2? कंट्रोल की जा सकती है, पर अगर आप ये कहें जी कि ये ख़त्म हो गई है, वो बात नहीं है। पर ये ज़रूर है कि जी जो बड़ा मेटिकुलसली इसको मैनेज कर रहे होते हैं मतलब लोग, अब मैं तो कह रही हूँ कि वो अगर कंट्रोल जल्दी करें। पकड़ लें, जल्दी पकड़ लें तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें हम जो मैनेजमेंट कहते हैं उसमें 3 Ds कहते हैं, डाइट, ड्रग, डिसिप्लिन। आपने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन ये है कि आपने अपनी खुराक में भी डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन ये है कि आपने वर्कआउट भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, कट डाउन करना है अपनी फूड कंटेंट्स में से कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को कट डाउन करना है। ड्रग्स के अंदर अगर आप मेडिसिन पे चले गए हैं तो वो आपने बिल्कुल रेगुलरली लेनी है, उसके अंदर मतलब कोई स्किप नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह डाइट है, और डाइट मॉडिफिकेशन तो देखें डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डाइट को इतना मॉडिफाई करें और इतना मैनेज करें कि आपकी जो डायबिटीज़ करने वाले फैक्टर्स हैं वो डाइट में से एक्सक्लूड हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करें, जी। एक तो आपने दिल की बात की ना, तो मैं पहले वो उसी की तरफ आना चाहती हूँ। हार्ट के ऊपर किस तरह हम को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें? साइलेंट हार्ट अटैक से कैसे बच अब सकते हैं जो डायबिटिक? डायबिटिक्स होते हैं, अब हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि जहाँ वो अपने डायबिटीज़ का ख्याल करें, वो अपने फ्रीक्वेंटली चेकअप्स भी करवाएं, वो विद द कार्डियोलॉजिस्ट अपना 6 मंथली चेकअप करवाएं। अच्छा, उसके अंदर जो डायबिटीज़ के साथ असल में लोग ये कहते हैं ना डॉक्टर साहब मुझे तो कोई दिल की बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा करम है, तो लोग जो है वो बड़े इजी हो जाते हैं इस बात पे नहीं, कि भाई वो डायबिटीज़ है लेकिन उसका क्या मतलब कनेक्ट नहीं मतलब करते ना। यही वो जो मिस है, इन्हीं को तो हमने अब बेहतर करना है और अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि जो बीमारी की जड़ है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको हम एक्सेप्ट करें। अल्लाह का तो देखें जी करम, अल्लाह की ही ये सांसें अल्लाह ही की अमानत है, पर जेट अल्लाह ने हमें ये समझ और सलाहियत भी दी है कि जो तकलीफ़ात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको
एड्रेस करें। ठीक है। मतलब चूंकि अब ये एक नोन एंटिटी है कि शुगर की वजह से हार्ट का मसला हो सकता है, शुगर की वजह से गुर्दों का मसला हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिर आप स्पेसिफिकली इनके टेस्ट करा लें। जैसे हार्ट से रिलेटेड ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी ये है, आप कह रहे हैं कि एवरी 6 मंथ्स कराना है। एवरी 6 मंथ करा लें, जो कि जिनकी कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है और जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, या ईयरली भी करवा लें, उसमें कोई इशू नहीं। पर जिनकी देखें फैमिली हिस्ट्री है, पता चला है जी कि मेरे किसी के भी इंसान के जो पेरेंट्स हैं उन्हें जी शुगर भी थी और बाद में दोनों का जी हार्ट की वजह से हार्ट अटैक, तो उन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना चाहिए और ज़्यादा उनको फ्रीक्वेंटली चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्दे, बड़ी दफ़ा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सुनते हैं कि गुर्दे फेल हो गए और वो डायलिसिस पे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि आप जब पूछते हैं ना कि अच्छा वो फलां अच्छा डायलिसिस पे चले गए, बड़ा अफसोस हुआ, कहते हैं हाँ जी डायबिटीज़ थी, अब वो गुर्दे भी फेल हो ऐसे ही गए। है। ये क्या कनेक्शन है? जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि देखें डायबिटीज़ जो होती है ना, वो बेसिकली बॉडी के हर ऑर्गन को मुतासिर कर रही होती है। हमें पता तब चलता है जब किसी भी चीज़ की अलामतें आए। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, पर नहीं, मुझे बट गुर्दे के बारे में तो डॉक्टर साहब अक्सर लोग कहते हैं कि गुर्दा एक ऐसी चीज़ है कि वो बिल्कुल जब ख़त्म हो जाता है तो तब आपको तब पता अंदाज़ा चलता है। होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं, पर उस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन के साथ झाग बनना, यूरिन में स्मेल आना, तो ये एक अलार्मिंग साइंस होते हैं कि जिसके फिर आपको उसका एग्जामिन करवा लेना चाहिए। अब यूरिन का टेस्ट है आम, एक किडनी का टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, यूरिया क्रेटिनिन होता है, एक ब्लड यूरिया लेवल होते हैं। अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए किसी का और उसके यूरिन के अंदर शुगर आना शुरू हो जाए, उस पर लिखा होता है शुगर लेवल, तो इसका मतलब है कि उसके गुर्दों में अब शुगर जा रही है। इसका मतलब है कि वो शुगर का मरीज़ है। आप उसे शुगर के साथ साथ अपने गुर्दों का भी ख्याल कर लें। अब उसमें जो शुगर का कंट्रोल है वो तो बुनियादी आंसर है, वो तो उसने करना ही करना है, पर साथ उसे अपने एक नेफ्रोलॉजिस्ट को भी डेफिनेटली कंसल्ट करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनिशियल स्टेज पे कर ले। अगर वो इनिशियल स्टेज पे किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट को डायबिटीज़ के साथ कंसल्ट कर लेगा तो वो ये डायलिसिस की स्टेज से बढ़ जाएगा। देखिए गुर्दे तो किसी ना किसी स्टेज पे डायबिटिक्स के मुतासिर होने ही होने हैं, पर अगर वो शुगर का ख्याल कर ले और अगर वो साथ इनिशियल ही मेडिकेशन ले ले और खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें ले ले कि जिससे उसके गुर्दे बच सके, तो इसमें बच भी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बीमारी को पहले फुल ब्लोन पे ले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर जब वो बिगड़ जाती है और फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर अगर कोई ऐसी बात कर दे जो हमें पसंद ना आए तो हम वो डॉक्टर को भी मानने को तैयार नहीं है। फिर हमारे पास चूँकि और बहुत ऑप्शंस हैं, जिसमें दम दरूद भी है, जिसमें धागे भी हैं, जिसमें तवीज़ भी है, जिसमें पानी भी है, तो वो फिर उसको भी तजर्बे कर लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब, एक तो ये वाली जो थियरी है ना कि अजवा खजूर की गुठली को पीस के आप खा लें तो उससे आपकी डायबिटीज़, मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि व्यूअर्स आपने जो भी साथ साथ टोटके करने हैं, चले दम दरूद भी कराना है, वो आप ज़रूर साथ साथ करें, लेकिन जो आपका एलोपैथिक इलाज है जो आपको डॉक्टर ने बताया है उसको तो फॉलो करें ना। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता जी, बिल्कुल है। ऐसे हम है। लोग सबसे पहले जो है कहते हैं ना कि आपको देखिए इंसुलिन आपके जिस्म में बनती है, अगर आपके सिस्टम में इंसुलिन नहीं बन रही तो आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये चीज़ बनती है, वो आपको बेसिकली एक आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक इंसुलिन देते हैं ना, जिससे आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी की ये वो वाली बात है कि आपको पानी की ज़रूरत है, आपको प्यास लग रही है और आप पानी नहीं पी रहे और आप कह रहे हैं कि कोई मेरे पे दुआ कर दे कि मुझे प्यास ना लगे। भाई जिस्म की ज़रूरत है पानी, उसी तरह इंसुलिन भी जिस्म की ज़रूरत है। और अगर चीज़ें आपकी इम्बैलेंस्ड है और आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो फिर आप लें, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल और ऐसे ही। उसको अंडर चेक भी रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो आंखों से रिलेटेड भी मैंने आपसे पूछना है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो आंखों के क्या मसाइल हो सकते हैं डायबिटीज़ से, और फिर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल ऐसे जो ही। हमारा आज का बेसिकली स्पेसिफिक टॉपिक है कि वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद सिराज हमारे साथ हैं, जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हैं। हम डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे बात करें। डायबिटीज़ पे तो व्यूअर्स हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन
डायबिटीज़ के बारे में लोग जान लेते हैं, डायबिटीज़ का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि नेफ्रोलॉजिस्ट और अपने दिल के जो डॉक्टर हैं उन दोनों को, मतलब आपको अपने साथ कोई ऐसे शख्स होने चाहिए, जैसे डॉक्टर्स होने चाहिए जिनके पास एवरी 6 मंथ्स या जो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करे उस हिसाब से अपने चेकअप्स कराएं। अव्वल तो जैसे ही आपकी डायबिटीज़ डायग्नोस हो, आप फ़ौरन जो हैं हार्ट के बिल्कुल डॉक्टर ऐसे। और एक किडनी के डॉक्टर के साथ राब्ता करें और फिर रेगुलरली जाके चेक कराएं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आंखों की क्या, आंखों का आप डायबिटीज से देखिए, क्या ताल्लुक? आँखों में प्रॉब्लम आँखों की ये चीज़ है कि जैसे जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसे हम कहते हैं कि पैदाइशी डायबिटीज़, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई हमें ऐसी अलामत दे देता है हमारे जिस्म के बारे में कि जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसी के अंदर आँखें हैं। मतलब आँखों का वीक होना, अक्सर आपने देखा है जी, स्कूल में बच्चे कंप्लेंट करते हैं जी, टीचर आते हैं जी, ये बच्चा कह रहे हैं जी मुझे दूर से नज़र नहीं आ रहा, मेरी आई साइट वीक हो रही है, ग्लासेस लग गई हैं यंग एज में। तो वो एक निशानी है कि उसका डायबिटिक वर्कअप कर लें, क्योंकि स्कूल से ये एट टाइम्स पिक हो जाती है चीज़ें। स्कूल वाले बड़े हेल्पफुल होते हैं डायबिटीज़। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्कूल में बच्चा खेलता खेलते बेहोश हो गया, ये अक्सर कंप्लेंट होती है। तो वो पता चलता है जी पेशेंट डायबिटिक था, उसकी या शुगर लेवल बहुत ऊपर चली गई या बहुत नीचे आ गई बच्चा जो था। सेम गोज़ फॉर आइज़। हमें पता चलेगा तब ही बीमारी का जब उसमें कोई अलामत आएगी। जैसे मेरी आई साइड वीक होगी तो मैं अपने जाकर आई साइड चेक कराऊंगा, तो वो साथ ही डॉक्टर कह देगा जी आप अपना डायबिटिक का भी वर्कअप करा लें। तो डायबिटीज़ में बच्चों में आई साइड का वीक होना और बड़ों के अंदर मोतियां होना, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं, ये दो ऐसी सफेद मोतियां, नॉट काला, जी, हाँ। ये दो ऐसी अलामतें हैं कि जो कि डायबिटिक्स ज़्यादा प्रोन होते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी भी आई साइड वीक होगी वो डायबिटिक होगा, या जिसे भी मोतिया होगा वो डायबिटिक होगा। लेकिन जो पर डायबिटिक जो है उनको डायबिटिक्स इन होंगे चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। असल में डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ब्लाइंडनेस है, जिसमें मुस्तकिल डैमेज हो जाती है आइस। और पीछे से आपकी पीछे ऑप्टिक से जी, नर्व ऑप्टिक डैमेज नर्व, होती क्योंकि मैंने है। आपको शुरू में कहा था ये न्यूरोलॉजिकली डैमेज करती है, ये नर्व्स को डैमेज करती है डायबिटीज़ बुनियादी तौर पे। तो अगर वो नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपके देखने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये ओवरऑल बॉडी और में ये बाय द वे व्यूअर्स, इलाज नहीं इसका हो सकता है, क्योंकि पीछे आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो जी। डैमेज हो जाती है। जी, और ये वो- परमानेंट वो ब्लाइंडनेस है। परमानेंट ब्लाइंडनेस है, उसका कोई हल बिल्कुल नहीं ऐसा, उसका कोई हल नहीं है, उस पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं, उस पर कोई ट्रांसप्लांट नहीं है, उसको किसी भी जगह पे ठीक नहीं किया जाता। तो देखिए, अगर आंखें ही नहीं हैं तो फिर तो मतलब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होगी ना, वो तो अंधेरे में चली गई। अब उसमें एहतियात क्या है? उसमें एहतियात ये है कि आप अपने डायबिटीज़ को इतना कंट्रोल करें कि इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाना और आप पड़े। देखें कि आजकल लोग क्या करते हैं, कहते हैं दवाई खा लेते हैं और उसके बाद जो दिल में आता है वो खा खा लेते लेते हैं। हैं। उफ, मैं हैरान, मेरी अपनी अम्मी डायबिटिक है जी। और मैं आपको बता नहीं सकती डॉक्टर साहब, मैं ऑन एयर ये बात कह रही हूँ कि मैं कितनी अपसेट होती हूँ। जी। मिठाइयाँ, ऐसे- चॉकलेट्स। मैंने कहा मामा, आप जब डायबिटिक नहीं थी आप इतना नहीं खाती जी, थी जितना ऐसे- आप डायबिटिक, अब चूंकि ना हो गई है ना कि नहीं खाना। अरे असल में कहते मैं दवाई डायबिटिक्स तो ले ली है। को मीठे की अर्ज भी ज़्यादा होती है, उसमें अच्छा। उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि डायबिटिक होती हैं, उनका शुगर जब लेवल नीचे जाता है मेडिसिन की वजह से, तो उन्हें अर्ज होती है कि वो कुछ मीठा अच्छा, खाएं। क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है, अच्छा, वो बिल्कुल कहती होती है तो मैं कहती हूँ जी। मामा आप नहीं, पहले नहीं। तो इस तरह नहीं खाती थी, नहीं, अब नहीं, आपको नहीं, बड़ा हौका डायबिटिक्स को चढ़ता जी है। क्रेविंग होती है ऑब्वियसली जब उनका, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर डायबिटिक्स अपनी जेब में कोई टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह या खजूर लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर शुगर लेवल लो हो तो वो इमीडिएटली ले लेते हैं, तो उनको क्रेविंग भी होती है, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। पर यह है कि अगर लेकिन आम और पराठे नाश्ते में खाने गैर जरूरी है। मतलब देखें, वो तो हमारी टेंडेंसी ऐसी है। मेरे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आज खा ज़्यादा लिया तो कोई फ़र्क नहीं, हमने 4 यूनिट इंसुलिन के ज़्यादा लगा लिए हैं, तो उसे इस तरह बैलेंस कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो देखें, सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट और इस तरह के टोटके, ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। सेल्फ बेड़ा गर्क ये हमारे माशरे का हिस्सा है, और इवन के नोइंग द फैक्ट्स से भी डिनाई करना, वो भी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम है। मतलब वो जितना भी आप लोगों को समझा लें, उन्होंने अपने लेवल पे परसीव करना है, उनकी लेवल ऑफ परसेप्शन डिफरेंट होती है, उनका लेवल ऑफ इंटरसेप्शन डिफरेंट होती है, वो अपने तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, और लोगों को कन्विंस करना इलाज के लिए ये बहुत आसान नहीं है। और जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स भी कई दफ़ा ऐसे ढूंढ लेते हैं जो उनकी लाइक माइंडेडनेस किस्म की ट्रीटमेंट बता दें, कि जो कह देंगे चलें आप ये खा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई इस्तेमाल कर लें। भाई डॉक्टर का काम नहीं है कि आपके साथ लाडियां करें, और ना ही आपका काम है कि बिल्कुल आप ऐसे है डॉक्टर जी, को लाड प्यार बिल्कुल, में घेर लें, बिल्कुल ऐसे वो ही। आपका इलाज कर रहे हैं। ये वो वाली बात है कि स्टूडेंट टीचर को जाकर के आज मूड नहीं है पढ़ने का, टीचर बिल्कुल कहे ऐसे ही है ओके जी, बिल्कुल। ना पढ़ो बेटा, फेल हो जाओ। जिंदगी
देखिए ये तो ज़िंदगी बेसिकली अपनी जिंदगी बिल्कुल को ऐसे है फेलियर की जी। तरफ ले जाने नहीं, वाली नहीं, बात। नहीं, ये तो मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है ना ये अच्छा मतलब। डॉक्टर साहब, आई वांट टू टॉक अबाउट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा क्यों कहते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, या उनकी सर्जरीज अवॉइड करनी चाहिए, या उनके ज़ख्म नहीं भरते? ये क्या कहानी है? असल में ये कुछ ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं कि जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चली आ रही हैं। उस पर यह है कि एक जनरल सी बनी हुई है कि जी शुगर का ज़ख़म ठीक नहीं होता। अच्छा, वो ज़ख़म करवा लेंगे, पाँव पे ज़ख़म करवा लेंगे कि जिस्म के हिस्से पे, और उसका इलाज नहीं कराएंगे कि डॉक्टर साहब ये तो और बिगड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, इसको क्लियर होना चाहिए। शुगर का ज़ख़म उस सूरत में ठीक नहीं होता कि अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो। पर इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी हम सर्जरी करते हैं और किसी डायबिटिक पेशेंट की करते हैं, तो उससे पहले हम कहते हैं कि हम आपके शुगर को कंट्रोल करेंगे, और अगर एमरजेंसी ना हो तो वो सर्जरी हम कुछ अरसे के लिए डिले भी कर देते हैं। मतलब उसमें वो अर्जेंसी नहीं दिखाई जाती जो एक रूटीन के पेशेंट में दिखाई जाती है। इस पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी सर्जिकल पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, उस पर पहले शुगर का लेवल को कंट्रोल किया जाए। आँखों का किसी का ऑपरेशन होना है, अगर उसकी शुगर ज़्यादा है तो उसे डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए ताकि उसका शुगर कंट्रोल किया जाए। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटिक होते हैं, अगर किसी के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, तो हम उसका शुगर लेवल करवाएंगे, और अगर उसका शुगर लेवल ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा तो हम उसे पोस्टपोन कर देंगे उस टाइम तक जब तक उसको ऑप्टिमाइज़ ना कर लिया जाए। अच्छा। जब वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा उसके बाद हम उसकी सर्जरी कर लेंगे। उसके बाद भी उसको डायबिटीज़ को एग्रेसिवली कंट्रोल रखेंगे, उससे उसका ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं डायबिटिक फुट की तरफ। जी। पाँव का क्या ताल्लुक है डायबिटीज से? इसमें मुझे आज तक डॉक्टर साहब ये लॉजिक नहीं समझ आई कि मतलब कहते हैं कि पैरों का बड़ा ख्याल रखना है, ये देखना है कि आपके पाँव के नेल्स बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, उनको प्रॉपर तरीके से आपने मैनिक्योर किया हुआ है। मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ जो प्रॉपर, जो वैसे किसी ग्रूमिंग के लिए नहीं जाते पार्लर, लेकिन मर्द हजरात भी अपने पैर को चेक डेली रेगुलर अपने पाँव की जो है ना वो कराने के लिए जाते हैं। जो डायबिटिक फुट है ना, वो डायबिटीज़ की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो डायबिटिक फुट के साथ आते हैं। उसकी जी ये ट्राई मॉडल बेसिकली इफ़ेक्ट है फुट के ऊपर। एक में इसे हम कहते हैं इस्कीमिया, यानी खून पूरा नहीं जा रहा। दूसरा न्यूरोपैथी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी नर्व्स वीक हो जाती हैं। और तीसरा है इस पे इन्फेक्शन का एलिमेंट। जो डायबिटिक्स होते हैं वो प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को। एक डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस नॉन डायबिटिक से ज़्यादा है। अब ये तीन फैक्टर मिलकर डायबिटिक फुट बनाते हैं। होता ये है कि जो खून की नालियाँ टांग में से पाँव तक जा रही हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसमें से खून जाना बंद हो जाता है। अगर खून ही नहीं उधर जाएगा, की ही क्यों, हाथों की क्यों वो नहीं? इस वजह से कि देखें जो फुट है वो हार्ट से सबसे डिस्टल पार्ट पे पड़ा हुआ है, और वो खून की नालियाँ भी पते। सबसे पहले हमारे जिस्म का मैकेनिज्म है कि सबसे पहले दिल का जो खून है वो दिल में जाएगा, दिल से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से दिमाग में जाएगा, फिर गुर्दों में जाएगा, फिर हाथों में जाएगा, और एंड में वो फुट की तरफ जाएगा। तो फुट की नालियाँ जो होती हैं वो वैसे भी मीडियम साइज़ और स्मॉल आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है। ये पहला फैक्टर होता है। दूसरा जो न्यूरोपैथी, उस पर ये होता है कि अक्सर डायबिटिक्स को आपने सुना होगा जी कि मुझे तो अब पाँव पे फील ही कुछ नहीं होता, मुझे तो चोट लगी तो मुझे तो पता ही नहीं चला। ये है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी ये है कि सुन होना शुरू हो जाएंगे पाँव। जी मैं चल रहा हूँ तो मेरा जी जूता स्लिप हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मुझे ज़ख़म का पता ही नहीं चला, ये तो 4 दिन बाद स्मेल आई है इसमें से, तो मेरे घर वालों ने बताया जी आपके तो पाँव पे ज़ख़म है। ये है वो न्यूरोपैथी। तीसरा फैक्टर है इन्फेक्शन का। डायबिटीज़ में इम्यूनिटी कम हो गई, आपकी अपनी सलाहियत कम हो गई, आपकी जो बॉडी की अपनी आर्मी थी अगेंस्ट द जर्म्स वो काम करना कम हो गई, तो उसने वहाँ इन्फेक्शन कर दी। अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं डायबिटिक फुट के साथ, वो उस टाइम पे आते हैं जब उनका पाँव काला हुआ है, उंगली काली हुई है, अंगूठा काला हुआ है, या ज़ख़म है। डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए दवाई खाते हुए, ये ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। शुगर लेवल देखा है जी 500 है। ब्लड सप्लाई चेक की है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, जी घुटने से नीचे खून नहीं जा रहा। इन्फेक्शन का एलिमेंट देखा है वो अलार्मिंगली हाई है। अब उस सूरत में हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं रहती। ऑप्शन क्या है जी? अब ऑप्शन है जी कि ये तो अंगूठा कटना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज़ अ बिग डिसीजन नॉट फॉर द सर्जन बट फॉर द फैमिली इवन। या किसी मरीज़ को आप ये कह दें जी कि मैंने आपके पाँव का अंगूठा काटना है, या मैंने पाँव में एक ऐसी खातून एजुकेटेड वटेवर, उनका पहले पाँव का अंगूठा कटा, फिर उनका पैर कटा, फिर उनकी नी तक टांग कटी, और फिर जब ऊपर काटने की कोशिश की तो उनकी डेथ हो गई, और उसको कट उस सर्जरी के दौरान उनकी डेथ ऐसे ही हो होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाउ? ये तो अंगूठे से बात शुरू हुई थी। यही भी एक मैं आपको बता दूं कि अंगूठा हमें नज़र आ रहा होता है कि अंगूठे से बात शुरू हुई है। ये सेंडिंग इन्फेक्शंस होती हैं,
ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। ये उन लोगों में करना शुरू कर देती हैं जो इलाज में डिले करते हैं, जो टाइमली। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपने मुंह का उतना बेशक ख्याल ना करे, अपने पाँव का ख्याल करे। और डायबिटिक्स में ये लाजमी है कि वो अपने पाँव की रोज़ इंस्पेक्शन करें, क्योंकि डायबिटिक फुट शुरू ऐसे होता है कि ख़ुद भी कई दफ़ा पता ही नहीं चलता। और छोटी सी बात होती है, डॉक्टर साहब मैं पार्क में गया था, मुझे कील चुभा है, मुझे तो पता नहीं चला, मैंने टाइट जूता पहन लिया था, मैं बैठा रहा, मैं बाय एयर आया हूँ, 14 घंटे की फ़्लाइट थी, उसके बाद ये मेरे पाँव सूज गए हैं। तो इस वजह से पाँव की एहतियात जो डायबिटिक्स में है वो सबसे ज़्यादा। देखें, आँखों की एहतियात मैं सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करके कर सकता हूँ, पाँव की एहतियात मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है, अगर उसके बावजूद मैं उसको ओवरलुक कर लूँ तो फिर ये गिना नहीं बनेगा कि मेरा अंगूठा क्यों कट गया, मेरा पाँव क्यों कट गया। और इसमें जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये लो सोशो इकनॉमिक वाले लोग हैं, ये बड़े मतलब के वेल एजुकेटेड हाई प्रोफाइल लोग जो कि रेजिस्ट करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो डॉक्टरों के साथ इस डिबेट में चले जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमने तो अंगूठा नहीं कटवाना, या हमने ऑनलाइन ये चीज पढ़ी थी तो फलां के साथ ये हुआ। ओ भाई, जब एक चीज डेड हो गई है उसको नहीं उतरवाएंगे, वो बाकी बॉडी के साथ जुड़ा रहेगा। ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमने गैंग्रीन हो अंगूठा, जाती और वो है। गैंग्रीन ऊपर सेंड करती है, वो इन्फेक्शन ऊपर चली जाती है। और जिस तरह आपने कहा कि फिर उसके डिजास्टर्स इफेक्ट होते हैं, इट विल एंड अप इन डेथ ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर साहब, डायबिटिक फुट का कोई इलाज नहीं है? डायबिटिक फुट का जी मैं हमेशा अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको ये कहता हूँ कि आप एहतियात करें, एहतियात इलाज से बेहतर है, इसको बनने ही ना दें। उसके बनने से अब रोकना कैसे हैं? वॉक करें सबसे पहले, ताकि आपके खून की सप्लाई होती रहे, खून गर्दिश में। अच्छा, एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि बीमारी हो गई है तो आप बेड पे लेट जाएं, आप रेस्ट करें, आप बिल्कुल ही ना चलें फिरें, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ज़िंदगी में हरकत से ज़िंदगी हरकत है। में बरकत है। वॉक करें, फ्रीक्वेंटली वॉक करें, ताकि आपकी खून की शरियानों में खून चलता है। जितना खून नीचे तक जाएगा उतनी ही ज़्यादा सर्कुलेशन बेहतर होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको डायबिटीज़ ना हो, आपके डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक फुट ना हो। दूसरा, सीरियल इंस्पेक्शन करें अपने फुट की, खुद या अपने औलाद को या बहन भाइयों को या मियाँ बीवी में जो भी मौजूद है उससे कहें जी फुट पे ज़ख़म अगर बना है तो वो देखें। तीसरे, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है उसको फ़ौरन कंसल्ट करें, उसको डिले ना करें, क्योंकि अगर हमने देन एंड देयर, किसके पास जाएं? डायबिटोलॉजिस्ट के पास? देखिए डायबिटोलॉजिस्ट तो आपका एक मुस्तकिल एंटिटी है फॉर एनी डायबिटिक पेशेंट। डायबिटोलॉजिस्ट तो हर डायबिटिक के लिए पार्ट एंड पार्सल है और उसका साथ है। और जो अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं वो उस हद तक नौबत ही नहीं आने देते। और जो डायबिटोलॉजिस्ट पे करे, जैसे अब मेरे पास दो तरह के पेशेंट्स आएंगे, एक कि जिनके डायबिटोलॉजिस्ट को उन्होंने दिखाया ही नहीं, डॉक्टर साहब ने वो शुगर कंट्रोल जा रही थी, 2 साल हो गया मैंने नहीं चेक करवाया। दूसरे वो कि जो डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया तो उसने उन्हें कहा कि ये आपके पाँव पे ज़ख़म बन रहा है, इसको फ़ौरन जाके सर्जन को चेक कराएं। तो जो पार्ट एंड पार्सल है किसी भी डायबिटिक पेशेंट का, वो डायबिटोलॉजिस्ट है। ठीक है। और एक अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट आपको उन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है जो हमने आज डिस्कस नहीं, लेकिन बेड सोर्स का बताएं मुझे। बेड सोर्स तो देखिए वो है कि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं। बेड रिडन कौन होगा? जिसे स्ट्रोक हो गया, ओल्ड एज पेशेंट है, फॉलिज की वजह से बेड पे चला गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो डायबिटीज़ और नॉन डायबिटिक में बराबर होते हैं। अच्छा, ठीक है जी, उसमें ये नहीं है कि डायबिटिक्स में ही बनने हैं। वो जो पेशेंट बेड के ऊपर है और कॉन्स्टेंटली बेड के ऊपर है, उसे बेड सोर्स इसीलिए कहते हैं व्यूअर्स के घर में अगर कोई बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो बेड पे अब आ गए हैं, उनको ज़रूर टर्न किया करें, दूसरी साइड पे करें, उनको उठा के कुर्सी पे बिठाएं, कोशिश करें कि अगर वो खुद नहीं हिल सकते तो आप उनकी मूवमेंट को रखें। क्योंकि खुद सोचे ना, एक ही जगह पे लेटे रहेंगे। चलें, आपने एक दफ़ा दिन में उनके कपड़े शपड़े चेंज कर दिए या बाकी डायपर वगैरह कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा क्या? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कार्बंकल्स क्या होते हैं? कार्बंकल्स जी डायबिटिक्स में इन्फेक्शन के, जिसे आप कहते हैं ना कि फोड़ा फिंसी, ये डायबिटिक्स में जो स्पेसिफिकली बनते हैं उन्हें कार्बंकल्स कहते हैं। अच्छा। इसके अंदर ये होता है कि ज़्यादातर बैक साइड पे या ये बाजुओं के ऊपर छोटे छोटे पस वाले फोड़े बन जाते हैं, जिसमें एक सुराख नहीं होता, कई सुराख होते हैं। वो मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस होते हैं। अब वो इसे आम पीप समझ के उसके ऊपर ये प्लास्टर लगा लेते हैं लोग। मतलब देखें, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पहले अपने तजर्बे कर बैठे होते हैं,
अमूमन कर बैठे होते हैं। फिर वो ये भी नहीं है कि उन्होंने किसी डॉक्टर से पूछा, वो बताएंगे जी मेरी तो खाला को बना था, उसने ये गरम टकोर हल्दी वाला पैच लगाया तो उससे ठीक हो गया। तो कार्बंकल भी ऐसी बीमारी है कि जो कि टाइम पे ना ट्रीट की जाए तो वो भी स्प्रेड करती है, ये स्किन के नीचे स्प्रेड करती है। इसे हम कहते हैं सब कुटेनियस इन्फेक्शन, यानी जिल्द के नीचे ये इस पैटर्न में स्प्रेड करती है और फैलती जाती है। अब उसका इलाज ये है कि उस पूरे को हमने हिस्से को निकालना है, और वो एक अच्छा खासा उधर मतलब टिश्यू लॉस हो जाता है, जिसकी फिर बाद में पट्टियाँ करनी पड़ती हैं। कार्बंकल्स के साथ भी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये पीछे 6 हफ्ते हो गए हैं, फोड़ा बना था, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, नहीं फ़र्क पड़ा। वो मेडिसिन से सेटल नहीं होगा, उसकी इवेंचुअली सर्जरी ही करनी पड़ेगी। अच्छा। और जितनी जल्दी पेशेंट, मैं बस एक इसमें की बता दूं कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाँव पे ज़ख्म हुआ है, पेशेंट आ गया, हमने उसे मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया। मेडिसिन हम क्या देंगे? खून पतला करने वाली दवाई दे देंगे ताकि उसका खून ज़्यादा जाना शुरू हो जाए। कोई एंजियोप्लास्टी करके कोशिश करेंगे कि उसकी कोई जो आर्टरी बंद है वो खुल जाए। न्यूरोपैथी के लिए ये टांग पे भी हो सकता है? टांग पे भी हो सकती है। अच्छा, और ये सारी चीजें आप खुद करते एंजियोप्लास्टी, ये मतलब ये तो खैर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट वगैरह भी करते हैं, पर ये अवेलेबल ट्रीटमेंट है और लोग करवाते हैं। अच्छा, जो उसकी न्यूरोपैथी है उसके लिए विटामिन्स दे देंगे, कोई डाइटरी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे, डायबिटीज़ को, तो ये टाइमली एड्रेस हो जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पेशेंट, और उस हद तक नौबत ही नहीं जाती कि इन कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आज की अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करें जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं 2 ही पैगाम दूंगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डायबिटीज़ को एक्सेप्ट करें, कि अगर आपको शुगर हो गई है तो उसे डिनाई मत करें, उसे एक्सेप्ट करें कि जी मुझे शुगर है, मैंने इसका इलाज करना है। दूसरा, एक अच्छा डायबिटिक डॉक्टर रखें अपना, और वो प्रॉपर रखें, और उसे हर 3 महीने बाद चेक करवाएं, अपने टेस्ट भी चेक कराएं, अपना आप भी चेक करें। तीसरे, अगर आपको जो बीमारियां आज हमने डिस्कस की है इससे कोई भी आपको रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें आँखों की, गुर्दों की, दिल की, दिमाग की, पाँव की ख़ास तौर पे, तो फौरी तौर पे उसको एड्रेस करें, उसको प्रॉपर डॉक्टर से एड्रेस करवाएं, और जितना इस पे आप टाइमली ट्रीटमेंट करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके ख़ानदान के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि एक इंसान जो कि एक ख़ानदान का आप समझ लें कि कमाने वाला ज़रिया है, और उसका अगर कोई टांग कट जाती है या पाँव कट जाता है तो वो पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। तो इसमें सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट है। इन कॉम्प्लिकेशन से बचें, अपने आप को भी बेहतर रखेंगे और अपने ख़ानदान की भी बेहतर तवज्जो दे सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह जी। देखिए, हम हमेशा व्यूअर्स यही करते थे कि हम लोग डायबिटीज़ पे बात कर लेते, बात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन डायबिटीज़ से कनेक्टेड एक्चुअली मेरे लिए भी एक पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरी अम्मी डायबिटिक हैं, मेरी खाला भी डायबिटिक हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है। तो मैं इस चीज़ पे अक्सर परेशान होती हूँ कि घर के बड़ों का कैसे ख्याल रखें। हर कोई कहीं ना कहीं जो है वो बेहतियाती कर जाता है, लेकिन ये जो बातें हैं जैसे कि किडनीज़ का आपने रेगुलर चेकअप कराना है, अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप कराना है, आपने ज़ख़म नहीं बनने देना, और अगर ज़ख़म स्पेशली आपके पैरों पे बनता है तो फ़ौरन से पहले जाके अपना चेकअप करवाएं। और जैसे कि आपने कहा कार्बंकल, जैसे ये जो पस वाले जो फोड़े स्पेशली बैक के एरिया में जो बनते हैं, अगर वो नज़र आए तो उस पर अजीबोगरीब हल्दी गर्म टोटके टकोरें ये वो ना करें, प्रॉपर उसका इलाज करवाएँ। देखिए व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर, लेकिन जब एक दफ़ा डायबिटीज़ हो जाए तो उसको आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि जो 7 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनकी भी आप एहतियात करें। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जो लोग किसी भी तकलीफ़ में अल्लाह उनको शिफा दे। लेकिन अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती करना, इसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराएंगे जो मिल के भी कुछ करते हैं और अलहदा से भी करते हैं। आज पहली दफ़ा, वैसे तो हमने पोलो से रिलेटेड भी शोज़ किए हैं और हमने हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड भी शोज़ किए हैं, लेकिन आज हम हॉर्समैनशिप पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले मौज़म हयात ने। आप फार्मर हैं, आप एथलीट हैं और आप हॉर्समैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, एक बात है, जो सब हॉर्स राइडिंग करते हैं या जो हॉर्समैन होते हैं, आवाज़ बड़ी भारी होती है। मैं इस पे बात करूंगी अभी आगे जाके कि ये क्या कॉमनैलिटी है सारे
लोगों में, और स्पेशली पोलो प्लेयर्स की आवाज़ बड़ी भारी होती है. अच्छा, देन वी हैव उमैर अब्बास कायम खानी, who is basically an entrepreneur and a horseman as well. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Welcome Happy to to be the- here. ये देखा ना आवाज़, Yeah. मैं कह रही हूँ ना, अब तीसरी आवाज़ भी कुछ हल्की फुल्की सी भारी है. अच्छा, देन वी हैव अली नुमानी विद अस, जो पहले भी हमारे शो पे एज ए एजुकेशनिस्ट आ चुके हैं, आज एज एन एजुकेशनिस्ट एंड हॉर्समैन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सबसे पहले मौज़म आपसे सवाल करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है फार्मर, एथलीट एंड हॉर्समैन, जी ये कॉम्बिनेशन कैसे बनी, ये क्या कहानी है? जी वैसे सरप्राइजिंगली इट फिट्स टुगेदर, दे ऑल लाइन टुगेदर. वैसे फार्मिंग इज माई प्रोफेशन, हॉर्स राइडिंग आई वुड से इज माई पैशन, और इन दोनों को खुल के जीने के लिए यू हैव टू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल. तो फिटनेस कम्स फ्रॉम देयर. But working at a farm, having horses, and having an active lifestyle, they all go together. Like, true definition of a farmer, like when a farm person comes to your mind, he needs to be strong, active man who can work at the farm. Horseman again. एनजे फार्मर नॉर्मली मिलते नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ. I would like to Usually get to जब that. फार्मर जब सोचते हैं तो हम देसी देहात ज़हन I में would like आता to है. get to that. Actually, ये मसला है हमारा, and a lot of young people come to me and they connect with me. They say कि we want to come into farming और हम किस तरह करना चाहें, because ये हमारा अलमिया है कि हमारी सी पहली वाली जनरेशन कर रही थी, and it was so down looked upon कि नई जनरेशन जो है वो फार्मिंग में आना ही नहीं चाह रही. फार्मिंग को कूल नहीं समझा इसको जाता. कूल नहीं समझा जाता. But we have to realize कि we are what we eat. When we need to eat, we need to grow. So now I think it's about time कि and I put it out there to the young folks कि आए सारे enjoy करें and do things your way. Like I mean, when you have live passion और आप passion से चीज़ें कर रही हैं, you can mix your co-curricular with it, which is for me it's horse riding and fitness and सारी चीज़ें साथ लेके चलें. फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो किन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं? व्हाट आर यू ग्रोइंग? So I'm from Dipalpur, which is like a well-known farming area within Pakistan, or it's mostly known for its potatoes primarily. So we grow a lot of potatoes and we export it all over Central Asian countries and whatnot. But primarily we grow potatoes, and then we have corn, and then we have rice, and a ठीक little है. bit of alfalfa So for the मकई, horses. चावल चावल, और आलू, आलू. और फिर बाकी गंदम शंदम और घोड़ों के लिए अल्फा शल्फा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. बिल्कुल सही. आपकी क्या कहानी है सर? कहानी जो है, आई एम फ्रॉम सिंध, फ्रॉम टंडोलया, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, ऑल्सो फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल फैमिली. My father had horses growing up. My brother loved riding, so I rode for the first time at the family farm. Rode with my father, rode with my brothers. और फिर मुझे उन्होंने भेज दिया बोर्डिंग स्कूल लाहौर में, एचएसएन में इधर. इतनी दुखी ना लगे, ये बड़ा पॉइंट ऑफ प्राइड हुआ करता है. So I was in a boarding school for many years, about 10-11 years. Graduated from here, rode throughout my high school as well. तो काफ़ी सारे ये स्पोर्ट्स सोनियर से चलाते हैं, मतलब वो हॉर्स राइडिंग तो वो जो कहते हैं ना कि आपकी मतलब वो जो कहते हैं ना खून के अंदर जी हाँ. जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया Right, जाता है. right, जो जी, जी. सोनियर था. So जो है, then I was here, rode here for 10-11 years, and then went to US for higher education. वहाँ पढ़ाई करता रहा, फिर जो है काफ़ी साल पढ़ाई के बाद काम शुरू किया. And there was one thing that I wanted to do again after being successful was to ride horses. अच्छा. So I went to a polo club over there and I started riding with them, started playing polo. Now I've been playing for about 6-7 years. So I played regularly, moved outside to the suburbs next to a polo club, and I would go ride before I'll go to work. But in 2021 I think, 2 साल पहले मेरा एक पोलो में एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, कॉलर बोन टूट गई, उसकी सर्जरी वगैरह हुई. So I was recovering from that, and a friend of mine, his brother actually, Mozam's brother Omar, he's into endurance riding, long distance riding. He's been to Africa a few times to ride here and there. He called me up, and we had talked about going to Africa, and I was like, okay, you know, maybe this is the time. कि जो है अब आप वापसी पे आप ना तो अभी अफ्रीका चल के आगे पीछे endurance riding करनी है तो हम endurance शुरू करते हैं. तो फिर मैं उसके साथ अफ्रीका चला गया मार्च में. जस्ट 3-4 मंथ्स, 3-4 महीने में रिकवरी मेरी हो रही थी. 3-4 महीने होते सर्जरी को, तो वो कॉलर बोन की रिकवरी में 6 महीने से साल नहीं लगता? लग जाता है, वैसे इतना लगता है तो ना. आप निकल पड़े. सर्जरी भी हुई थी हमारे 3-4 महीने, उससे मेरी बात जनवरी में बात हुई, हमने प्लान बनाया, 3 महीने हुए थे.
तो फिर मैंने दोबारा वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह शुरू की, पोलो क्लब जाके राइडिंग शुरू की एंड देन इन मार्च में हम लोग नमीबिया चले गए 1 महीने के लिए राइडिंग करने के लिए। बिल्कुल ठीक तो है। नमीब डेजर्ट में आगे पीछे हमने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ राइडिंग की। डेली सुबह 8 बजे हम राइडिंग शुरू करते थे, 7 बजे उठ के, और वो ट्रैवलिंग सफारी थी कि सुबह है ना घोड़े भी आपके साथ है, सारा दिन राइड करके और डेजर्ट में जहाँ पहुँचते थे तो एक सपोर्ट क्रू था, फिर वो टेंट वगैरह, टेंट तो एक्चुअली नहीं थे, वो खाने का बंदोबस्त वो करते थे और वो स्लीपिंग बैग में उधर ही डेजर्ट में सो है ना जहाँ भी पहुँचते थे वहाँ रात को सोते थे। नहाते कैसे थे? मुझे सिर्फ एक ही उधर- चीज का मसला होता है, दांत किस तरह ब्रश होते थे, नहाते जी, कैसे थे? तो वो- हाइजीन का मुझे सबसे ज्यादा मसला होता वो टॉयलेट और शावर के वो टेंट लगाते थे वहाँ पे। तो शावर मतलब एक टेंट लगा के उसके ऊपर एक पुली सिस्टम बना के एक बकेट पानी की भर देते हैं, गर्म पानी की। तो आप उसके नीचे शावर लगा होता है, अंदर जाके ना आपको शावर डेली आपको शावर मिल जाता है, शावर भी मिल जाता है, टॉयलेट भी मिल जाता है डेली। मगर सारा दिन आप राइड करके नई नई जगहों पे, ऐसी ऐसी जगहों पे रुकते हैं सिविलाइजेशन कभी पहुंची नहीं है। तो पहाड़ों की भी राइड होती है, स्ट्रीम्स क्रॉसिंग भी होती हैं, कैनियंस क्रॉसिंग भी और होती अगर हैं। उत्थे चोट चूट लग गई तो बेड़ा गर्क। अगर चोट लगे तो बेड़ा गर्क। तो बेड़ा जी। गर्क। अच्छा, हम अभी ये डिस्कस करेंगे कि आप तीनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, लेकिन सर जी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छे खासे तालीम याफ्ता यंग मैन, वो भी अच्छा खासा अपना फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तीनों जो है फैसला किया कि हम घोड़ों की तरफ भी अपना रुझान करेंगे। लेकिन आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी जी इनसे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि मेरा घोड़ों की तरफ रुझान बहुत पुराना है। 3 साल का मैं था जब मैंने सवारी शुरू की थी, और मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत हाथ है, वो ख़ुद भी सवार हैं और माशाल्लाह अभी भी हम तीनों के साथ भी कभी कभी करते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट 70 नाउ, माशाल्लाह। और उन्होंने शुरू कराया, फिर मैंने काफ़ी सीरियसली सवारी की। 12-1 साल आई वाज इन द पाकिस्तान टीम, आई वाज द यंगेस्ट इन द पाकिस्तान टीम इन द टेंट पेगिंग टीम एट द एज ऑफ 17। और उस वो कर आके फिर मैं जब अमेरिका, फिर मैं भी अमेरिका गया, 15 साल वहाँ रहा डिफरेंट पार्ट्स, और वहाँ मैंने बिल्कुल सवारी नहीं की। सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मी टू मूव, वहाँ पे बाय द वे क्यों नहीं हो सकती सवारी? कोई ना कुछ, नहीं एक नहीं तो होती महंगा है, बहुत है वहाँ पे नहीं महंगा सिलसिला। भी नहीं था, अफोर्ड भी कर सकते थे, बस वो एक माहौल जो हमें चाहिए होता है कि अपने दोस्तों साथ अपना एक सिस्टम हो, अपने घोड़े हों साथ आगे पीछे। जो ये जो हैं ये अंग्रेज़ों में बहुत कंफर्टेबल थे, गोरों में, तो इन्होंने उनके साथ काफ़ी कुछ किया। मैं ज़रा अपना देहाती और देसी किस्म का इंसान काफी हूँ। कुछ किया ये हाँ हम जी, तो बाद में मैं discuss फिर करेंगे। इधर वापस आके जो है मैंने अभी दोबारा शुरू की है, अभी घोड़े रखे हैं, और तकरीबन 2 साल से काफ़ी एक्टिवली इट्स अ थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। आई थिंक जैसे मौज़म बता रहे थे कि हमारा पैशन है, सुबह 5 बजे भी हम पहुंच जाते हैं घोड़े चलाने, जिस वक्त भी जहां हो, और दुनिया की कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हम घोड़े चलाना नहीं चाहते। जहाँ भी कोई कहीं पे मौका हो। तो अब ये आके मेरा तो दोबारा शुरू हुआ है। सो फ्रॉम कम्पिटिटिव राइडिंग आई हैव मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस, और अब वो कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तीनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं? व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन यू थ्री? आज हम स्पेसिफिकली व्यूअर्स को किस चीज़ के बारे में आगाही देना चाहते हैं? जी। सो वी नो ईच अदर, हम सब एक दूसरे को जानते हैं एचसन कॉलेज से, हम सब वहाँ पे, तो ये सर के मेरे सीनियर हैं, अली भाई भी सीनियर टू मी, और बट हमारा वहाँ पे इतना याराना या दोस्ती मिलना जुलना नहीं था, बिकॉज दे वर सीनियर, आई वाज जूनियर। उसके बाद एक्चुअली द वे वी नो ईच अदर, गॉट टू लाइक टू ट्रेवल टुगेदर, वो हॉर्स राइडिंग, यस दैट्स द मैग्नेट बिटवीन अस। और अभी हम एवरी ईयर हम 1 या 2 हॉर्स सफारीज पे लाजमी जाते हैं। हॉर्स सफारी आखिर है क्या चीज़? आपने कुछ तो टच जी। अपॉन किया कि हॉर्स सफारी, ये हॉर्स मैं सफारी बताता हूँ, है अभी क्या? हमने पहली हॉर्स सवारी की है जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, स्कर्दू में, विद इन पाकिस्तान। विद इन पाकिस्तान। हॉर्स सफारी ये होती है जहाँ घोड़े और राइडर और सामान साथ मूव करते हैं। तो एक दिन आप जैसा लाहौर से शुरू हुए, आप फैसलाबाद में जाके रुके, वहीं पे आप सोए, अगले दिन ये सुबह हम कुछ वीडियो भी साथ साथ दिखा रहे हैं। जी, ये सहारा डेजर्ट की वीडियो है जो आप दिखा रहे हैं। और जिस तरह हम सहारा डेजर्ट में थे तो एक जगह मरजूगा से शुरू हुए तो वर्दाजात में जाके रुके, अगले दिन वर्दाजात से शुरू हुए। तो हॉर्स सफारी होती है कि जहाँ घोड़े, राइडर और सामान सारा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। हम इकट्ठे मूव नहीं करते क्योंकि सामान गाड़ियों पे मूव करता है, हम घोड़ों पे मूव करते हैं, और रात गुजार के फिर अगले दिन वहाँ से, तो यू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विद स्टॉप्स इन द मिडल। इसको हॉर्स सफारी कहा जाता है।
ओके, बट आपने कहा गाड़ी, तो गाड़ी होती है साथ? नहीं, हमारे साथ नहीं होती गाड़ी, सामान के साथ होती है और सामान लेके वो चली जाती है। जहाँ हम होते हैं वहाँ गाड़ी ना नजर, वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं, इंसान भी नहीं होते, और डिपेंडिंग ऑन द टेरेन और चीज़ें होती हैं। बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि कुछ अफ्रीका में कुछ ऐसी जगहों पे आप गए तो गाड़ियाँ हर जगह तो नहीं पहुंच सकती। जी, तो गाड़ियों के वैसे रास्ते अलग बने होते हैं। That is the whole concept of the horse riding safari कि how can you truly enjoy and travel to a place। आप एक जगह को किस तरीके से फुली तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हो, और जब आप वो करना चाहो तो आपको लिमिटेशंस आ जाती है, कहीं गाड़ी जाती है कहीं नहीं जाती, कुछ लोग स्कूटर्स पे करते हैं, वो भी कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते। तो हॉर्सेस का यही है कि जहाँ जहाँ इंसान जा सकता है वहाँ तकरीबन घोड़ा भी जा सकता है। तो आपका साथ एक क्रू होता है, सपोर्ट क्रू आपके साथ है, और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आपने जहाँ कैंप लगाने हैं उन्हें वहाँ कैंप लगाना है। बट आप लोग जो प्रॉपर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जिस तरह पुराने ज़माने में मार्को डे पोलो कर रहे हैं या कोई पुराने लोग चल रहे हैं, वो घोड़ों पे हम लोग जा रहे हैं और लाइक वो कनेक्टिंग नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे आप शायद वैसे ना पहुँच सके, क्योंकि आप बाय फुट हो तो आप इधर ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो बाय घोड़े पे आपको ये एज मिल जाता है, आप ऑब्वियसली बहुत लंबा ट्रैवल कर सकते हो, बट आप एट द सेम टाइम आप बिल्कुल कनेक्टेड एनवायरनमेंट के साथ। मुश्किल कितना है? मुश्किल तो नहीं है, बस वो देखिए शौक मुझे हौसला हो गया ये जान के कि नहा भी सकते हैं और बाथरूम भी सारी यूज कर सकते हैं। स्कर्दू में नहाने का बताया ना क्या नहीं, हर राइड असल में फ़र्क है, मुश्किल तो नहीं है। और वो हम लोग तो इसको एज अ शोगल या नो वी आर ऑलवेज, हमेशा लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि आगे राइड आने वाले किस जगह जाएंगे, और अलग हर राइड फ़र्क है, हर मुल्क में जिस जगह आप जाएं वहाँ की टोपोग्राफी फ़र्क है, लोग फ़र्क हैं, कल्चर फ़र्क है, घोड़े फ़र्क हैं। जिस तरह हम सारे जो है लास्ट ईयर अगस्त में केन्या गए थे, तो केन्या की राइड इतनी फ़र्क थी कि वहाँ क्योंकि वाइल्ड लाइफ है सारी, हाथी भी हैं, जिराफ भी हैं, शेर भी है, तो हम लोग घोड़ों पे जाके शेर से 50 मीटर दूर घोड़े खड़े करते थे। अब वो जंगली शेर की पूरी प्राइड लायंस की जो है वो 15-16 शेर सामने दरख्तों के नीचे बैठा हुआ है, और आप घोड़ों पे बैठ के एंड यू कैन, आपको घास की भी स्मेल आ रही है, हवा भी फील हो रही है, जीपों में और शेर आपका को आपके खून की भी खुशबू जा रही सारी है। आ रही है। जी हाँ, तो वो जो है ना, वरना जीपों में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सारे जो सेंसेस हैं वो चीज़ें लिमिट हो जाती हैं। घोड़ों पे भाई आप को शेर वेर पड़ भी जाए तो बंदा जीप में हो तो आप बंद होते हो अंदर, नहीं, एटलीस्ट उसमें- चले कुछ भी हो एटलीस्ट यू आर उसमें सेफर। यस, उसकी ये टेक्निक ये होती है कि अगर 10-12 बंदों का ग्रुप है ना जिसमें सारे सवार घोड़ों पे हैं, तो 1-2 घोड़े जो हैं वो लूज होते हैं, जो खाली घोड़े। शेर की वीडियो भी हमने, ओए होए। एग्जैक्टली ये घोड़े के ऊपर से अच्छा, बनी लेकिन हुई आप है। लोगों ने वीडियोस बनाने से इज्तिनाब नहीं किया? वीडियोस बनाई हैं हमने मतलब सारी। जान निकली हुई थी कि नहीं निकली हुई थी, सच्ची नहीं, बताएं। जान तो हम लोग तो देखो एक्साइटेड थे। पंजाबी वाला जो हमेशा- त्राह निकलता है वो निकला था कि नहीं निकला था? नहीं जी, हम तो हमेशा लाइक हमेशा खुश रहे, कॉन्फिडेंट रहे, और हाँ। हमने फुल मतलब शेर आपके आसपास घूम रहे हैं, चीर फाड़ के खा जाएं वो खैर है, कोई डर इतना सा भी नहीं आप था। इतना हमें अब इतना कॉन्फिडेंस है कि टेंशन नहीं है। एक 4, 5, 7 एक आप जिस तरह बता रहे हम हैं कि घोड़ा कड़ल नहीं कर जवान देंगे। ये कड़ल वैसे भी जवान दोनों खड़े हैं। राजपूत हैं, तो एक आधा शेर क्या करेगा जी वहाँ राजपूत पे? घोड़ों पे बैठे होना हाँ जी। इतना मसला नहीं होता। शेर की मजाल भी क्या कर सकते नहीं, हैं? शेर की मजाल, उसकी पूरी प्राइड थी वहां पे, और कौन हमारी सा कोई pride- एक शेर मंडला आप रहा था हमारी pride बेचारा, नहीं देख रही हैं। हसियाना शेर। हाँ, हमारी प्राइड तो आप नहीं देख रही हैं। आपकी सिंगल पसलियां देख के ही मैं कह रही हूँ कि नहीं जी, अगर इनसे शेर सिंगल- पड़ गया। ये आप जो पूछ रही थी उसके जवाब में ये कि पूरे साल मेहनत करते हैं इस पतली को सिंगल रखने के लिए, वरना अच्छा। वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती घोड़े पे ना। तो इवन व्हेन वी आर नॉट राइडिंग वी हैव टू स्टे फिट। तो वी ऑल हैव हॉर्सेस हियर, जो हमारे सबके अपने घोड़े भी हैं, जिन जो हमारी फिटनेस, घोड़ों की फिटनेस भी हम देख रहे होते हैं, अपनी फिटनेस भी देख रहे होते हैं। फिट रहेंगे तो ये कर सकते जज हैं। साहब एक सवाल है। जी जी। अच्छा, अपने घोड़ों पे जिस तरह अपनी गाड़ी को इंसान बहुत बेहतर अंदाज में चला सकता है, घोड़े की टेम्परामेंट उसके साथ इन सिंक होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप लोग बाहर के ममालिक ट्रैवल करते हैं, स्कर्दू भी जब गए हैं, अपने घोड़े लेके गए हैं? क्योंकि नहीं उन जी, कभी बेचारों भी को हम अपने घोड़े लेके क्योंकि नहीं पहले travel आप करते। लेके जाएं, वो अक्लाइमेटाइज हों, उनको मतलब जी बिल्कुल, आप सही पहुंच गई तबीयत हैं। शबीयत हज़ार बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। क्लाइमेट का भी फ़र्क होता है, टेरेन का भी फ़र्क होता है, और राइडिंग स्टाइल का भी फ़र्क। हमारे घोड़े बाय एंड लार्ज हम लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं, लेकिन हर जगह पे वहाँ के मुनासबत के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से घोड़े भी फ़र्क होते हैं। घोड़ों को ले जाना भी मुश्किल है, लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के अलग अलग तरह के घोड़ों का ये एक्सपीरियंस किधर थे आप लोग? ये स्कर्दू है ये जी। जिस कर दूँ ये खपलू के करीब एक जगह है, इसका नाम है जी ये रिवर इंडस था ना ये? रिवर इंडस था ये। सही है। तो sorry, अलग मेरे अलग साथ- घोड़ों का जो है वो राइडिंग के एक्सपीरियंस को इनरिच करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग नहीं, किस्म वो के तो घोड़े हैं। ठीक है, लेकिन देखे ना, आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं, ठीक है,
घोड़ा भी आपका फर्क मुझे है। लग रहा है आप हमारी मैम, राइडिंग आपका- स्किल को आपके- बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही नहीं, हैं। आपके सवाल का मैं जवाब आपकी राइडिंग मुझे स्किल समझ के आ लिए गया आपका देखें, सवाल। घोड़ा और राइडर जो है ना वो एक होता है, जी जी बिल्कुल राइट? जी जी बिल्कुल। और जो आपका स्पेसिफिक घोड़ा होता है, स्पेशली अगर आप कोई स्पोर्ट जैसे पोलो खेल रहे हैं कुछ और, क्योंकि आई ऑल्सो ग्रो अप वाचिंग पोलो एंड हैंगिंग आउट विद पीपल जो पोलो खेलते थे, तो लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने घोड़े के बारे में। जी पोलो में खास तौर पे आपको क्योंकि यू आर कम्पीटिंग राइट क्योंकि अगेंस्ट अदर आपने प्लेयर्स। उसने आपके साथ यू हैव टू बी इन सिंक। अब जी। इस तरह भी जब आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, मेरा सवाल ये, नई जगह, नई सवारी, सब कुछ नया है, तो क्या कोई आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है पहले, या बस पहुंचे वहां पे घोड़े पे चढ़ा आधा एक घंटा लगता है और आप और घोड़े जो है ना मतलब ये कोई आप मरी में घोड़े पे अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आप राइड कर रहे हैं ना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी नहीं है। कुछ टाइम लगता है वैसे शुरू में, understanding पहला दिन develop हम हो इसको जाती है। एडजस्टमेंट डे कहते हैं। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है कि हाउ गुड ऑफ अ हॉर्समैन यू आर। अगर जितना बंदा जो अच्छा हॉर्समैन होगा वो बहुत जल्दी उसके साथ वाइब कर जाएगा। जो थोड़ा कमज़ोर सवार होगा ही वुड बी स्ट्रगलिंग टुवर्ड्स द सेकंड थर्ड डे, कुछ एडजस्ट होते हैं, कुछ लोग चौथे दिन एडजस्ट होते हैं 10 दिन की राइड के अंदर। तो इट सोली डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे हॉर्समैन हो। जो लाइक आई मीन जो अच्छा हॉर्स राइडर है वो बैठेगा ठग करके एंड ही विल वाइब विद द हॉर्स इन द फर्स्ट लाइक कपल ऑफ आवर्स। उसको घोड़े की समझ आएगी, घोड़े की उसको समझ आ जाएगी, एंड घोड़ा इज एबल टू कनेक्ट विद यू ऑन सो मेनी वेज कि लाइक बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन इट। आपका हल्के हल्के जो वेट के जेस्चर्स इधर लेफ्ट राइट, आपकी नर्वसनेस, आपकी ब्रीदिंग इवन घोड़े को महसूस हो रही होती तो है। मैं यही तो कह रही हूँ, एमी yes, आप अली नहीं, मुझे लेकिन कह रहे आपके- मैं अंडरस्टैंड नहीं कर but रही। आपके तजर्बे का ये हिस्सा है The कि आप point घोड़े is को कि जगह पे आप- लेके आए क्योंकि ना। आप इतने when you're a good horseman तो आप like it takes you a very minimal time to get used to it। आप ठग करके you get Somebody once said to me, पोलो प्लेयर, कि तुम्हें पता है जुगन, बीवी के साथ इतना इन सिंक होना ज़रूरी नहीं होता जितना अपने घोड़े के साथ इन सिंक होना ज़रूरी होता है। बिकॉज द पॉइंट इज़ ज़िंदगी और मौत का वो खेल है। वैसे तो खैर शादी भी ज़िंदगी मौत का खेल है, लेकिन इस पर हम किसी और दिन प्रोग्राम करेंगे। बट ऑब्वियसली एक जानवर जो आपसे कई गुना ज़्यादा वज़न में है, आपसे साइज़ में कई गुना ज़्यादा है, और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि मतलब राइडिंग के दौरान आप गिर जाएं, अगर घोड़ा आप पे गिर जाए, खुदा ना खास्ता घोड़े को चोट लग जाए और उस किस्म की चोट लगे कि वो रिकवर नहीं कर सकता या आप उसको हिला नहीं सकते, उसको पुट डाउन करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जाती हैं। हम तो व्यूअर्स हंसी मजाक में बात कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, लेकिन हॉर्स राइडिंग इन इटसेल्फ इज़ ए ब्यूटीफुल स्पोर्ट, और एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अच्छे तरीके से करना सीख लें तो इससे आप बहुत सी चीज़ें सीख भी सकते हैं। सो हमारे व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रेक के बाद मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी कि हॉर्स राइडिंग से आपको मिला क्या, वॉट डिड यू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड ऑल्सो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उम्मे लैला शमसी हमें ज्वाइन करेंगी। आप एक सूफ़ी सिंगर हैं, होस्ट हैं, वुमेंस राइट एंड पीस एक्टिविस्ट हैं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नैम्स एंड बानो कुदसिया सोसाइटी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन GCU लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। सो उम्मे लैला शमसी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। क्या बात है उम्मे लैला, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आइए आइए आइए। हमने कहा इतनी सीरियस हम घोड़ों की बातें कर रहे हैं और घोड़सवारों की भी बात कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा मूड को चेंज भी करना चाहिए। उम्मे लैला, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? आजकल अगर मैं स्टडीज़ की बात करूं तो मेरा फाइनल ईयर है, तो बस उसी में बिज़ी हूँ और म्यूज़िक भी साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और पीस एक्टिविज्म एंड जी, वुमेन्स जी। राइट पे भी काम हो रहा हाँ जी बिल्कुल, है। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, ज़रा हम वापस चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। सो मिस्टर मुअज़्ज़म। जी मैम। हाय मैम, इतनी इज्जत। अच्छा चले वापस आ जाती हूँ शो की तरफ। अच्छा तो ये बताइए कि आपको क्या मिला? देखिए जैसे कि आपने कहा कि आपका पैशन है, जी मेरे लिए एक्टिंग पैशन है, राइट। आपके लिए अगर हॉर्स राइडिंग और घोड़ों से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपका पैशन है, तो इससे आपको क्या मिला? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो तो ये है कि इसके अंदर एक जर्नी है, और बाकी लोगों को भी मैं एडवाइस करता हूँ कि तो जिसको हम कहते हैं कि बीइंग वन विद द हॉर्स, आप जब आप एक चीज़ उस स्टेज को जब आप पार कर लेते हो, तो जब आपको ऊपर बैठ के आपने ये कभी फिक्र हुआ ही नहीं कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो फिर आप सही मानों के अंदर यू ट्रूली स्टार्ट टू एन्जॉय इट, और फिर आप सारी स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, विच इज़ पोलो, एंड्योरेंस या जो भी कर सकते हो। तो इट इज़ अ जर्नी, और काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि वो इस जर्नी के अंदर जो शुरुआत वाला पार्ट है उसके अंदर आके
वो दे स्टॉप ओवर देयर, वो मतलब बोरिंग भी है वो थोड़ा पार्ट, और उसके अंदर वो डर गए, एक आध दिन घोड़े ने एक्सीडेंट कर दिया तो उनको हुआ कि यार ये हमने नहीं करना। बट अगर आप उस एट दैट स्टेज यू आर वेरी नियर, आप बहुत करीब हो उस चीज़ को, उस मरहले को पार करते हो, जब कर लो तो फिर आपके आगे जो है द होल फील्ड इज़ ओपन, फिर आप सही मानों में एंजॉय करते हो हॉर्समैनशिप को, आप कनेक्ट कर जाते हो हॉर्स के साथ, वाइब करते हो, एंड देन जो भी आप चीज़ कर रहे हो। आपने पाया क्या? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस? देखें, हम कोई भी चीज़ को अपना पैशन, मैं बड़ा औखा सा सवाल पूछ रही हूँ, वो जो कहते हैं ना क्या ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, बट आई ऑलवेज आस्क पीपल, जब कोई भी कहता है कि ये मेरा पैशन है, तो मैं कहती हूँ आपको इससे मिलता क्या है? आपको क्या मिलता है पर्सनली? मौसम को क्या मिलता है? जनरली लोगों को तो जो भी मिलता सही है, है। आपको क्या मिलता है? अब मैं आई रिमेंबर कि हमने जब पहली दफ़ा थोड़ा राइडिंग का शौक़ था, घोड़ों का शौक़ था, और पहली दफ़ा 2 घोड़े लिए कच्चे के इलाके से, दे वर अनट्रेन्ड घोड़े, उनको ट्रेन करना शुरू किया, और इतना चीज़ों का नहीं पता था, ख़ुद भी नहीं पता था, तो उसको लेके जब एक घोड़ा ट्रेन किया, फिर दूसरा घोड़ा हमने ख़ुद अपना ब्रीडिंग शुरू कर दी, मैंने और मेरे बड़े भाई ने उमर याद ने मिल के, दूसरा घोड़ा है उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया, तीसरे घोड़े, तो फिर आपकी वो इट बिकम्स लाइक अ फैमिली, कि आपके पास अब हमारे पास 9 घोड़े हैं, और हर घोड़े का जिस तरह हर बच्चे को आपको पता होता है कि यार ये इस तरह की पर्सनैलिटी है, इसका एनर्जी लेवल ये है, इसको जो इस तरह की वाइब है, इसकी मेंटालिटी माइंडसेट इस तरह का है, तो उस स्टेज पे पहुंचना और इस तरीके से घोड़ों के साथ वाइब करना, इट्स बहुत खूबसूरत बात है, और सही से उसको एंजॉय करते हैं हम लोग। आपको टूटे कॉलर बोन के अलावा क्या मिला? आपके तो कॉलर बोन की बात सुन के मैं हवन्नक हो गई, और उसके बाद डबल हवन्नक हो गई। ब्रेक से पहले यही जो उन्होंने बात बताई कि हाँ मैं 3 महीने बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और मैं फिर निकल पड़ा। कहते हैं यू ऑलवेज हैव टू गेट बैक ऑन द हॉर्स नो मैटर व्हाट। तो आपने क्या पाया कि मतलब इतनी बड़ी इंजरी के बाद सर्जरी, रिकवरी, फिर भी आप वापस? जी, कोई मटेरियल चीज़ तो आपको नहीं मिलती, मगर वो तो मैटर ही नहीं करती ना। जी हाँ, जब घोड़े पे मेरे पर्सनली जो है, मैं जब घोड़े पे बैठा हुआ होता हूँ या चला रहा होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, सिर्फ घोड़े पे बैठ के एक फीलिंग ऐसी आती है कि ये नो जिस तरह आपके ऊपर लगे हुए हैं, यू नो, आई फील लाइक I believe I can fly। ऐसे ही लगता है कि यू नो आप उड़ सकते हैं, या यू फील अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं घोड़े पे। ब्रेकेबल तो है वो, आपको पता चल गया। जो फीलिंग जो आती है, मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ कि यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन बी एनीवेयर, और वो हॉर्स की एनर्जी जो होती है, आप उस एनर्जी के साथ जो फीडिंग ऑफ ऑफ दैट एनर्जी, घोड़ा बड़ी जानदार एक चीज़ है, और वो चल रहा होता है, भाग रहा होता है, एंड यू एज अ राइडर यू फीड ऑफ। फिर घोड़े के साथ जो है रिलेशनशिप जिस तरीके का होता है, इट कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक, है ना। इस तरह आप किसी गधे को मार के आप जो भी कराना आप करा लेते हैं, घोड़े के साथ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब देखिए, जैसे कि हम ये एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें इतनी पतली सी मतलब स्पेस के ऊपर आप चल के, आप घोड़े के ऊपर हैं। अब अगर इंसान पैरों से अपने चल के जा रहा हो तो मार्जिन है, लेकिन घोड़े के साथ इट्स अ वेरी वेरी नैरो स्पेस टू गो। और अगर आप एक दूसरे के साथ इन सिंक नहीं होंगे, जरा सा घोड़ा लेफ्ट राइट करता है, वो तो शायद वहीं पे रहेगा, तुसी लुढ़क जाओगे। घोड़े का भी अपना भी दिमाग होता है, सलाइव एनिमल, वो चलते हुए रास्ता भी देख रहा होता है, पत्थरों को देख रहा होता है कि खड्डा आएगा, उसकी कोशिश हमेशा होगी उसको भी अवॉइड करे। और बाय नेचर घोड़ा ऐसा होता है कि उसका वो दिल होता है मैं हमेशा राइडर को सेफ रखूं, सदके। अगर गिर भी जाए कभी भी कुछ ना, कभी होता है कि तो पोलो लोग में तो कहते हैं कि कुत्ते सबसे ज्यादा लॉयल जानवर होते नहीं, हैं, तो कुत्ता तो एक्चुअली loyal नहीं घोड़ा है। उससे ज्यादा होता है। कुत्ते को तो खाना खिलाते रहे आपके आगे पीछे, जहाँ आपने बंद किया कुत्ता भी आगे पीछे होता है, मगर घोड़ा अवॉइड करेगा। हम आप कुत्तों की बात कर रहे हैं ना। जी अच्छा ठीक है। हाँ जी, जो उन्होंने बात की बड़ी आई थिंक अबाउट दिस अ लॉट, कि घोड़े और इंसान का बड़ा पुराना और बड़ा नेचुरल सा ताल्लुक़ है। आज जो घोड़े सरवाइव कर रहे हैं वो उन घोड़ों से ब्रीड हुए हुए हैं जो इंसानों ने अपने साथ ब्रीड किए हैं, तो वो घोड़े हैं जिनके साथ इंसान का बड़ा एक नेचुरल रिलेशनशिप रहा है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स पास डाउन हुई हैं। तो मैंने हॉर्स राइडिंग से क्या पाया, आई थिंक इन ए नटशेल अगर मैं बताऊं तो आई लर्न टू, मैं एक बेहतर बाप बना, क्योंकि मैं अपने आप को घोड़े के साथ और घोड़े को अपने साथ बहुत एक नेचर का हिस्सा समझता हूँ। मुझे ये, मैं घोड़े के मुंह पे सख्ती करते हुए, रास खींचते हुए या उसको और काम वर्कआउट देते हुए ये सोच रहा होता हूँ कि इस सख्ती का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस सख्ती पे इसने कैसा रिस्पॉन्ड किया, जहाँ मैंने हाथ की नरमी की वहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ तालीम के शोबे से है, तो चूँकि
इंसान भी एक जानवर ही है, और जितना जानवरों के साथ टाइम गुजारते हैं तो अपने आप को अपनी उनकी सिफ़ात में अपनी सिफ़ात नज़र आना शुरू हो जाती हैं और अपनी सिफ़ात में उनकी सिफ़ात। तो जो लेसन हमने वहाँ सीखे होते हैं वो लाके अगर मैं अपने दफ्तर में अप्लाई करूँ कि यार यहाँ ज़्यादा दौर किया तो ये नुकसान हो जाएगा, या मैं वो अपने घर पे अप्लाई करूँ कि बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ, आई थिंक मुझे उसमें बहुत एडवांटेज मिला है। बिकॉज राइडिंग अ हॉर्स मेक्स यू हैव टू बी, आपको ये रिक्वायरमेंट है घोड़सवारी की कि आप एक सेंसिटिव इंसान हो, वरना आप रेड मार देंगे। जिस तरह ये कह रहे हैं, मतलब ये नहीं है खोते पे आप बैठे में जो लाठी चलाई जा रहे हैं तो वो आगे से काठी वो खींचे जा रहा है। इसके साथ आपको बड़ी वर्किंग करनी है, बड़ा वो जिस तरह आप कह रही थी, खैर मैं आपके वो शो पे आपसे डिसएग्री कर लूँ कि नहीं, बीवी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, कहीं कल को उन्होंने शो देख लिया तो मसला हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ डिसएग्री कर रहे हैं। हाँ जी, Point लेकिन to be noted, जज साहब, हाँ। ये घोड़े के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे पास एक घोड़ा फॉर एग्जांपल 2 साल पहले आया था, वो बिल्कुल ट्रॉमेटाइज घोड़ा था, उसको आग भी लगा दी थी किसी ने, बिल्कुल मिस्ट्रीट हुआ हुआ आया था। और 2 साल पहले वो लाते मारता था, काटता था, मेरे बच्चे भागते थे उधर उधर, जब वो खुला होता था हम बच्चों को बंद कर देते थे एंड वाइस वर्सा। और आज वो आके मेरी 1 साल की बेटी के हाथ से भी खाना खाते। तो यू सी दिस डेवलपमेंट, यू सी दिस जर्नी। इसमें हम भाई भी आप इंसान के साथ भी ज्यादती करेंगे तो वो जानवर, जी बिल्कुल, खैर जानवर, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जानवर इंसान से बेहतर इंसान होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी, अगर आप उसको या traumatize इंसान ना जानवरों करें। से बदतर जानवर हो गया है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देखिए अल्टीमेटली ये शोज़ करने का पॉइंट, में जानवरों से रिलेटेड शोज़ करती हैं हम लोग, हमने बड़ी दफ़ा, मैं क्या हमारी टीम करती है, तो हम कलेक्टिवली क्यों ये करते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए लोग अपने घोड़ों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। जिन घोड़ों को यूज़ किया जाता है मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की जाती हैं। खच्चर जो घोड़ा और डोंकी की कॉम्बिनेशन के होते हैं, उनके साथ आपने देखा है कि क्या ज़्यादतियाँ की जाती है। आपने जलाने की बात की, गधा बीमार होगा, साइड पे खड़ा हुआ होगा, बच्चे उसको सोटियाँ लाठियाँ मार रहे होंगे। बात यह है कि अल्टीमेटली चरिंद परिंद जानवर पौधे ये सब लिविंग बीइंग्स हैं और किसी भी चीज़ को किसी से ज़्यादा जीने का हक नहीं है। और अगर घोड़े के साथ इंसान जो है राइडिंग कर रहा है और वटेवर कर रहा है, तो एक तरह से देखें तो वो तो अपनी एक नेचुरल चीज़ कर रहा है, हम उससे एक एक्स्ट्रा काम निकलवा रहे हैं। तो उसको अच्छी तरह ट्रीट करना, उसको इज्जत देना, उसके साथ प्यार से पेश आना। ये नहीं कि उसको अल्फ़ा बनने दे, अल्फ़ा आपको ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो मोहब्बत प्यार और खलूस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि ज़ोर से खींचूंगा तो उसको दर्द लगेगी होएगी। इस द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस शोज इज़ टू क्रिएट अ लेवल ऑफ अवेयरनेस कि और भी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट और हॉकी के अलावा। और दूसरी बात कि जानवरों को वो रिस्पेक्ट और वो प्यार दें जो वो डिज़र्व करते हैं। हमारा सर्वाइवल उनके बगैर नहीं है और हाँ उनका भी हमारे बगैर नहीं है, लेकिन हम उनको सिर्फ सर्वाइवल के हद तक लेके जा रहे हैं या उनको भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जीने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, जो आपने अभी एक क्लिप दिखाया था, इसमें 1.5 फुट की जगह थी जहाँ हम पहाड़ी से गुजर रहे थे और अच्छा, 7 वो घोड़े थे। 1.5 फुट था, वो लग ज्यादा रहा है ना वो एंगल से। एक जगह पे आके बिल्कुल कंस्ट्रक्ट होता है, साइड से लैंडस्लाइडिंग रोज हुई 1.5 फुट इतना का होगा जी। और इस वक्त मैं तो बहुत, ये तो फिर थोड़े नहीं थे, मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था कि घोड़ा लेके गिरेगा, ये होगा, गिर गए तो क्या होगा, क्योंकि नीचे बिल्कुल खाई थी। लेकिन उस पॉइंट पे भी घोड़ा जो था वो मुझे पहाड़ी की तरफ पुश कर करके चढ़ रहा था कि वो गिर जाए लेकिन हमें बचा ले। जिस तरह कि इन्होंने भी कहा कि दे आर वेरी सेंसिटिव, दे केयर अबाउट यू, इफ़ दे नो कि ये बंदा मेरा ख्याल रख रहा है तो वो अपनी जान रिस्क में डाल के आपको बचाएगा। बिल्कुल। मैंने तो जी लाइक ए ट्रू राजपूत, मैं खुद दूसरे एज पे था, जिस एज पे गिरने वाले एज पे और घोड़े को मैंने पहाड़ वाले एज पे रखा हुआ था ताकि गिरूं तो मैं गिरूं और घोड़ा जो है, और या मैं घोड़े को प्रोटेक्ट करूं अगर ये डरे तो। भाई वही वाली बात है ना, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। Protect करेंगे। अगेन व्हाट आई एम सेइंग, बीइंग इन सिंक एंड बीइंग वन विद द हॉर्स, जैसे आपने कहा। अच्छा, डर्बी के बारे में बताएं, ये मंगोल डर्बी क्या कहानी है? ये जी दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल और सबसे लंबी हॉर्स रेस है जो कि 1000 किलोमीटर पे मुश्तमिल है और ये मंगोलिया के अंदर होती है। और आप दोनों इसमें जा रहे हैं? हम 4 लोग जा रहे हैं, मैं, ये, एक मेरे बड़े भाई डॉक्टर उमर याद और एक फ़ाहद जमील, वो भी अमेरिका में डॉक्टर है। तो उसके अंदर 40 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें से 4 पाकिस्तान से जा रहे हैं हम लोग। अमेजिंग। और इसका जो सिस्टम है वो उस तरह बना हुआ है जिस तरह चंगेज़ खान की आर्मी बड़ी मशहूर थी और उसकी आर्मी मशहूर उसकी एक ख़ास बात से थी कि उसका जो पोस्टल सिस्टम था वो बहुत स्विफ्ट था बाकी आर्मी से। और वो किस तरह था कि वो हर 40 किलोमीटर बाद जो एक मैसेंजर जाता था वो घोड़ा भी चेंज कर रहा था, अगले को पैगाम देता था वो स्टेशन से अगले 40 किलोमीटर बाद। तो दे वर वेरी, वो बहुत तेज़ थे इस मामले में। तो इस रेस को भी उसी प्रोग्राम पे, काइंड ऑफ लाइक अ रिले रेस।
Kind of? रिले के तो लोग हाँ इन अ वे लाइक एज रिले इन आप गए वहाँ पे हैंड आपने मैसेज हाँ जी आपने पैगाम अगले दिया अगले बंदे ने वो कर दिया तो फ्रेश हॉर्स होगा फ्रेश राइडर होगा तो स्विफ्ट पैगाम जाता था तो इसका भी वही सिस्टम है तो but आप 4 लोगों की एक टीम है? हम सब इंडिविजुअल है वहाँ पे ओ सब सब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है बट हमारा प्लान ये है कि हम इकट्ठे रहेंगे ताकि उसके अंदर बिल्कुल एडवेंचर कैटेगरी है कि मतलब कि सुबह शाम से शाम 7 राइडिंग है उसके अंदर आपके पास जीपीएस लगा होगा और आपके पास आपको सिर्फ डायरेक्शन दी गई है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है और आपको डिस्टेंस दिया गया कि ये डिस्टेंस है और अब आगे नदी है हिल आ रही है यालाबारी हो गई है जो हो गया है, That's your उसको आपने problem. फिगर आउट करना है आपके पास सिर्फ 5 किलो का वेट अलाउड है और एक उसके अंदर एक पानी अलाउड है और साथ एक स्लीपिंग बैग अलाउड है दैट्स इट अब वो 5 5 किलो के वजन के साथ चाहे किलो? खाने के सामान डालें चाहे आप अंडरवेयर डालें चाहे आप जो डाल लें उसके ऊपर आपने 10 दिन जो है वो सर्वाइव करना है और रेस 10 दिन की है लेकिन जो जीतने वाला है वो टारगेट हम लोग 7 दिन का करेंगे इंशाल्लाह और ऑब्वियसली एवरीबडी कम्स टू कम्पीट और ये सब वही लोग हैं जो कि बिल्कुल बहुत अच्छे हॉर्समैन हैं और सही एडवेंचरिस्ट हैं तो उनके साथ हम लोग विश यू द भी बेस्ट ऑफ इंशाल्लाह लक। अच्छा व्हेन इज दिस हैपनिंग उमर और कुछ डिटेल्स देते हैं अगर कोई फॉलो करना चाहता है व्हाटएवर तो। जी हाँ इट्स हैपनिंग अगस्त 1 जो है वो ऑफिशियल रेस स्टार्ट होगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में मौसम की बात में वो रिले रेस जो कह रहा था पहले जो मैसेज पास होता था तो वो रिले रेस थी अभी रेस जो है तो उसमें एक ही राइडर को पूरे 1000 किलोमीटर करने हैं 1000 1000 किलो सॉरी जी तो वो अगले अगले तरह निकला 1000 दैट्स ऑल जी हाँ और आप 7 दिन में करना चाह रहे हैं। 7 दिन में तो उसमें जो है खैर आप अगले स्टेशन पे जाएं तो आपको पैगाम तो कुछ एक्सचेंज नहीं करना तो आप लाहौर से घोड़ा कराची का सफर है जी हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना ही। घोड़े पे और 5 किलो वजन 5 किलो वजन अलाउड है जिसके अंदर आपने जो मर्जी डालना है डालें और स्लीपिंग बैग और पानी है। राइट वाओ ओके और अगर इसको किसी तरह फॉलो किया जा सकता है लाइव और यू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम योर आई हैव रिकवर्ड जी हाँ तो अभी वो ट्रेनिंग एक्चुअली पिछले काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग ही चल रही है स्कर्दू भी हम लोग इसीलिए गए थे कि मौसम बेहतर है सारा दिन वहाँ राइड कर सकें मगर इसमें बस वो एवरी स्टेशन आप घोड़ा चेंज करेंगे 35-40 किलोमीटर अगला स्टेशन आएगा फ्रेश घोड़े पे बैठेंगे फिर आप भगा के अगले स्टेशन पे चलेंगे फिर घोड़ा चेंज करेंगे फिर आप चलेंगे तो हर राइडर जो है वो 28 हॉर्सेस राइड करेगा थ्रू आउट द 1000 किलोमीटर तो आप थक भी गए आपको आगे से फ्रेश हॉर्स मिलता है और वो घोड़े भी आधे जंगली हैं वो नहीं वो तो अपनी जगह ठीक है लेकिन खुद इंसान की कब बेड़ा गर्क हो जाता है घोड़े के ऊपर आप आधा पौना घंटे के अब एक नॉन अनट्रेंड बंदा बैठे तो 1-1.5 घंटे आधे घंटे में आपकी बस हो जाती है तो मतलब 12-12 घंटे घोड़े के ऊपर वक्त गुजारना बंदे की मत मारी जा वेल बेस्ट ऑफ लक जी दैट्स ऑल आई कैन से ये होती है एंड्योरेंस फिर एट द एंड ऑफ द डे। अली एंड में क्या कहना चाहेंगे आप एंड में कहना चाहेंगे कि और आपको क्यों नहीं पूछा इन लोगों ने? नहीं जी मैं भी जा रहा हूँ इनके साथ मंगोलिया लेकिन मैं ऐਵੇਂ ही? हाँ मैं भी शुगर वो तालियां बजाने जा अच्छा रहा हूँ अब बीवी की टेंशन नहीं हो रही कि मैं जा रहा हूँ मंगोलिया हॉलीडे के लिए? नहीं बीवी कोई टेंशन वाली चीज़ तो नहीं है अच्छा अगर आपने आप सही तरह रहें नेचुरल रहें जिस तरह मैं कह रहा हूँ तो बेसिकली विल बिहेव योरसेल्फ इन मंगोलिया। जी मंगोलिया में या घोड़े हैं या जंगली लोग हैं तो वहाँ तो बिहेव ही वो है करें भी इट्स द वाहिद मुल्क है जहाँ पे घोड़ों की पॉपुलेशन इंसानों से ज़्यादा है हाय कितनी अच्छी जगह होगी। इट्स द ओल्डेस्ट हॉर्स राइडिंग कल्चर इन द वर्ल्ड ये है मंगोलिया एंड अर्जेंटीना तो हम तो उस कल्चर से कुछ सीखने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं इनक्रेज करूँगा कि जितने लोग बाहर निकल सकते हैं बाहर से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानवरों से रिलेटेड कोई भी चीज़ और आउटडोर से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो आपको स्क्रीन से बचाएगी और अनहेल्दी हैबिट बैड ईटिंग हैबिट कितना नेटफ्लिक्स हम देख लेते हैं आ गया ना अंदर का एजुकेशनिस्ट। हाँ तो हाँ जी अब ये तो है अनफॉर्चुनेटली मसला तो आई वुड इनकरेज एवरीवन नॉट जस्ट दिस बल्कि कोई भी अपना पैशन जो है उसको परसू करें। आज मुझे 33 साल हो गए घोड़ा चलाते हुए एंड इन 33 ईयर्स मैंने एक आधे घंटे की 10 मिनट की भी राइड की हुई है और 10 दिन की भी की हुई है बट इन 33 ईयर्स आई हैव नेवर हैड अ बोरिंग राइड। सो जो जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट होते हैं अगर आप वो करते रहें और यू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ आई स्टे फिट आई स्टे हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह स्टे आउटसाइड तो जो भी चीज़ आपकी पैशन है उसमें आप करें और उसको एक्सट्रीम तक लेके जाएं जितना एक्सट्रीम तक जा सकते हैं ताकि आपको इट विल टेस्ट यू इट विल इम्प्रूव यू इट विल मेक यू हैप्पियर। Thank you so much for joining us, boys, and thank you so much for sharing your experiences and this footage as well, because the whole objective is कि viewers देखें, जैसे कि अली ने कहा, जैसे कि इन तीनों ने कहा कि आप ये इनका पैशन है,
लेकिन आप इस पैशन को प्रोफेशन भी बना सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि पोलो प्लेयर्स कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं और कितना ज़्यादा जो है उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो अगर बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान है, नहीं भी है, तो हॉर्स राइडिंग इन इटसेल्फ, जिस तरह मैं कहती हूँ कि म्यूज़िक कोई ना कोई जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। हॉर्स राइडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को इतने डिफरेंट लेयर्स और टेयर्स की चीज़ें सिखाती है। इनके बिटवीन द 3 of them they have 5 children माशाल्लाह, राइट? और वो पांचों बच्चे जो हैं, मौज़म की अभी शादी नहीं हुई है, अच्छा तो मौज़म इसमें की भी है। आपकी मदद कर सकें उनके तो। हाइपोथेटिकल बच्चे जो हैं नहीं, इनके आइंदा इंशाल्लाह बहुत होंगे, आपको मदद करें ना पहले। आइंदा इंशाल्लाह बहुत से होंगे। हम इनके लिए हम सब अगले कोशिश शो कर में रहे हैं, इनके लिए दुआ हम भी है और कोशिश इनके लिए भी हम है। बीवी ढूंढेंगे अगले शो के अंदर, ठीक है ना? हम एक शादी वीक करेंगे। इनका सिर्फ एक मौसम डोंट से यस, हम आपको हम कर भी देंगे नहीं, आपकी इनका आप शादी। अकेले देखिए, शो अपने करें शादी लाइव कराते टीवी भी पे कॉल नंबर के साथ। बस ठीक है, अली ने ये तो करना ही था ना। नहीं, किसी मैंने ने हर तरह कोशिश कर ली है जी, 2 साल से इनकी अम्मी का भी फोन आता है, इनके अब्बा, इनके बड़े भाई सब मुझे कह रहे होते हैं, तो मैं तो आपने सोचा मैं आपको कि जानता हूँ, तो मैं आपसे आपने कह रहा हूँ। सोचा कि नेशनल टेलीविजन पे एक अपील कर देते जी, देखिए ना। अगर मौसम हयात के लिए कोई रिश्ता मौदम भेजना, हयात खान ऑफ दीपालपुर, सरदार मौदम हयात खान भट्टी चौधरी भट्टी, सरदार साहब के लिए अगर किसी ने रिश्ता भेजना है तो प्लीज भेज सेंटा दें। बारबरा से इंजीनियर भी हैं, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं है ये। ठीक है, मेरा ख्याल रैप अप कर अली मैं शो क्लोज कर लूं? थैंक यू। अच्छा जी, बस व्यूअर्स यही होता है जब थोड़े बहुत दोस्त मिल बैठते हैं और बीच में बाकी जो है वो कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली। आपसे शो के बाद मैं डिटेल में जी, गुफ्तगू sorry. करूंगी। Thank you. लैला, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपसे किसी दिन हम डिटेल में गप लगाएंगे आपके बारे में। आपकी अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपसे भी गप लगाएंगे। और जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बॉयज़ का था वो था कि किचन में क्या बन रहा है। तो सैंडविच के साथ फ्राइज साथ मैंने सर्व किए हैं, तैयार हैं। थैंक यू सो मच आपको, ब्लेस यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने से थोड़ा सा ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।